हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है ये है फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ आवर यूनिट 4 फ्रॉम बॉटनी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर। वी ऑलरेडी कवर्ड यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ऑफ बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों का ही जूलॉजी है, बॉटनी है, दोनों का ही यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 हमने ख़त्म कर दिया है। यूनिट 4 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है जूलॉजी में कल, यस्टरडे वाला, और आज हम यूनिट 4 बॉटनी का स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन्हें भी इंटरेस्ट है, जिसने भी बीएससी थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में अपना सब्जेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन जूलॉजी एंड बॉटनी का लिया है, आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियोस काफ़ी सारी है और आप बहुत अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। प्लस अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर बच्चे एक दूसरे को नोट्स बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, प्लस हम भी आप लोगों को नोट्स भेजते रहते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझते हैं। जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन का हमने एक नींव तैयार किया था, एक बेस तैयार किया था पूरा टॉपिक पढ़ने से पहले, हम फोटोसिंथेसिस का भी सेम प्रोसेस करेंगे। देखिए, आप अभी फिफ्थ सेमेस्टर में हो, बीएससी में हो, तो आपके लिए टॉपिक्स जो दिए गए हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं, हायर लेवल के टॉपिक्स हैं। तो जिन बच्चों का बेसिक नहीं कंप्लीट है वो कैसे समझेंगे उन्हें? तो आई वांट कि आप लोग को बेसिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे चलेंगे। अब आज के जो टॉपिक्स हम पढ़ाने वाले हैं, ये बच्चों ने बहुत बार फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, बहुत बार बेसिक्स पढ़े होंगे, लेकिन ये टॉपिक्स नहीं पढ़े होंगे। आई कैन प्रॉमिस यू, ये बहुत हमने ना स्लाइड बहुत मेहनत करके बनाई है, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये आपकी लाइफ की बेस्टेस्ट वीडियो में से एक है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है स्लाइड बनाने में और पढ़ाने में भी अभी हम बहुत मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, फोटोसिंथेसिस वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ बॉटनी द स्टूडेंट। जो लोग बॉटनी पढ़ते हैं उनका ये होता है फेवरेट टॉपिक, जैसे कि मेरा भी है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे व्हाट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फ्रॉम बेसिक टू हीरो वाला काम आज करना है। देखिए, सबसे तो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हेलो ब्यूटीफुल पीपल, सभी लोग ब्यूटीफुल हैं एंड सभी को हेलो। देखिए, होता क्या है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कि हमारा सन है, हमारे सूरज भगवान जी हैं, ये लाइट एमिट करते हैं। क्या करते हैं? लाइट बाहर जो है, प्रकाश जो है वो अपनी बॉडी से क्या करते हैं? बाहर फेंकते हैं। किस लिए फेंकते हैं? अपने बच्चों के लिए, हम ही लोग के लिए तो फेंक रहे हैं। बट क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में केवल हम लोग आते हैं? नहीं, प्लांट्स भी आते हैं। तो ये जो प्रकाश होता है, ये जो लाइट एनर्जी होती है, ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा। क्यों यूज़फुल है? बिकॉज जैसे हमें खाना बनाने के लिए गैस चाहिए, गैस पे जो फ्लेम जल रही है, जो वो रोशनी है वो चाहिए, वैसे ही हमारे प्लांट को सूरज की रोशनी चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। अब फोटोसिंथेसिस समझने के लिए आपको अपने किचन में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जाना कैसे पड़ेगा? इमेजिनरी। देखो, तुम्हें खाना बनाना होता है तो तुम्हें लाइट चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए। अब वो कई लोग क्या कहते हैं, आजकल इंडक्शंस पे बनाते हैं, तो तुम तो भी तो लाइट एनर्जी यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी वाली तो भी चाहिए। और अगर तुम एलपीजी का यूज़ कर रहे हो तो भी तुम जो फ्लेम देखते हो वो भी तुम्हारी लाइट एनर्जी है। तो तुम्हें चाहिए तो ऑब्वियसली प्लांट को भी चाहिए, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उससे जो लाइट है वो हम देखते हैं कि जो सन है वो लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। खाना बनाने के लिए तुम कोई भी खाना बनाओ, तुम्हें पानी चाहिए रहता है, तो इन्हें भी पानी चाहिए होगा। कुछ भी बनाओ तुम तो तुम्हें पानी चाहिए, H2O चाहिए, तो हमारे प्लांट को भी H2O चाहिए। ठीक है, मान लो तुम कोई सब्जी बना रहे हो, तो तुम्हारे सब्जी में तुमने पानी डाल दिया, ठीक है, तुमने फ्लेम जो है वो भी तुमने ऑन की हुई है क्योंकि सब्जी बन रहा है। फिर देखो, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर, लाइक हमारे लिए स्पाइसेस होते हैं वैसे इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, हम बिना स्पाइसेस के खाना नहीं बनाते हैं, वैसे हमारे प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि प्लांट में जो खाना बन रहा है वो ग्लूकोज है। ठीक है, क्या है? वो ग्लूकोज है। और हम जो खाना बनाते हैं वो बहुत टाइप के खाना होते हैं भाई, बहुत कुछ बनाते हैं, मटर पनीर, पुलाव, सोयाबीन, बहुत कुछ बनाते हैं हम लोग।
तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। इनका खाना जो होता है वो ग्लूकोज होता है, ये हमेशा ग्लूकोज खाते हैं। और ऐसा मत समझना कि बोर नहीं हो जाते हैं दीदी ये बार बार ग्लूकोज खा के, नहीं, बोर नहीं होते। इनको ग्लूकोज इनका फेवरेट सामान है, वो इसी से इनको एनर्जी मिलती है। अब ये बताओ, जब तुम अपने घर में खाना बना रहे हो तो क्या जो तुम सब्जियां छिलते हो उसके वेस्ट नहीं निकलते हैं? वो छिलका जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वो नहीं निकलता है? निकलता है, ऑब्वियस सी बात है। वैसे ही हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जो प्लांट खाना बना रहा है, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन निकलता है। आप कई लोग बोलेंगे अरे दीदी वेस्ट प्रोडक्ट कैसे हो गया भाई, ये तो बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बट ये अपने लिए यूजफुल है ना। लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर तुम किचन में खाना बना रहे हो और तुमने वो छिलके निकाले हुए हैं, तो वो छिलका तुम्हारे लिए तो वेस्ट है ना यार। अगर तुम उसको उस छिलके को ले जा करके किसी गाय माता जी को खिला रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि जो गाय माता जी हैं उनको वो जो छिलका है वो बड़ा पसंद आ रहा है, उनके लिए वो भोजन है, वो पसंदीदा है उनका, तो उनके लिए वो क्या हो गया, यूजफुल खाना हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए तो वेस्ट है। वैसे ही जो प्लांट्स हैं उनमें ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है उनके लिए, लेकिन ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये ऑक्सीजन हम देखते हैं कि इंसान के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज जो इंसान है वो इन्हें क्या करते हैं, वो इन्हें करते हैं इनहेल। और फिर बताओ, तुम्हारी बॉडी में CO2 निकलता है ना, तुम CO2 एक्सहेल करते हो ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में, तो जो CO2 है वो तुम्हारे लिए वेस्ट है ना यार। लेकिन क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्लांट खाना बना लेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे दही बनाने के लिए थोड़ी सी दही चाहिए होती है, वैसे ही ग्लूकोज बनाने के लिए तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के तुम ग्लूकोज नहीं बना सकते हो। क्यों? हम प्रूफ कर रहे हैं भाई, देखो। क्योंकि अगर CO2 नहीं होगा तो तुम C6H12O6 कहाँ से बना लोगे? मेन यहाँ पे C जो है वो तुम कहाँ से लेके आओगे? वो तो तुम्हें यहीं से मिलेगा ना। तो बस यही याद रखना है कि जैसे दही नहीं होगी तो तुम दही नहीं बना पाओगे, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो तुम C6H12O6 नहीं बना पाओगे। दैट इज आवर ग्लूकोज। समझ गए? तो कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें कि क्या है? बेसिकली बात ये हो रही है फोटोसिंथेसिस में कि सन की एनर्जी, लाइट एनर्जी हमने ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वाटर हमने ले लिया फ्रॉम द रूट, मतलब हमारी जो जड़ें हैं वहाँ से पानी जो एब्जॉर्ब हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, वो ले लिया। और हमने क्या कर दिया, हमने खाना बना दिया ग्लूकोज प्लांट ने, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया कि भैया टाटा बाय बाय, तुम हमारे लिए नहीं यूजफुल हो। अब ये ऑक्सीजन भी मस्त जो हैं ये भी बाहर आते हैं, ये भी खूब हंसते हुए खिलखिलाते हुए बाहर आते हैं कि कोई बात नहीं है प्लांट भाई, तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन बाहर के जो लोग रह रहे हैं उन्हें तो हमारी बहुत ज़रूरत है, तो हम हंसते हुए तुम्हारे घर को छोड़ के जाएंगे, हम रोते हुए नहीं जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हंसते हुए कार्बन डाइऑक्साइड है, सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड हंसते हंसते निकलते हैं कि भाई तुम्हें नहीं ज़रूरत है ना, प्लांट को तो ज़रूरत है। समझ गए? अब ये बताओ, पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तुम्हें समझ में आ रही है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है बाय यूजिंग दीज रिएक्टेंट, हम इसे यूज़ करें प्रोडक्ट में हमें ग्लूकोज मिल रहा है। बट पता कैसे चला, कैसे पता चला कि जो ग्लूकोज है उसी का फॉर्मेशन हो रहा है? कैसे पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो लीफ में हो रही है? क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे पता चल गया कि लीफ के में ही हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हो रहा है, द बिग क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज कि कैसे पता चला कि जो ग्लूकोज है ये फॉर्मेशन ग्लूकोज का हो रहा है? कैसे पता चला कि ग्लूकोज का ही फॉर्मेशन हो रहा है? ठीक है, फिर ये भी कैसे पता चला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है दे आर इंटरकनेक्टेड? कैसे पता चला कि कौन इनहेल हो रहा है कौन एक्सहेल हो रहा है? दिस इज अनदर द बिग क्वेश्चन। द मोस्टेस्ट बिगेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कैसे पता चला कि जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, हमारा जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 भी ले रहा है और H2O भी ले रहा है, एंड दे बोथ हैव ऑक्सीजन। एम आई राइट? यहाँ देखो ये भी ऑक्सीजन है, यहाँ देखो ये भी ऑक्सीजन है। तो जो ये बाहर वाला ऑक्सीजन मिल रहा है हमें, ये कहाँ से मिल रहा है भाई? ये कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से मिल रहा है या फिर ऑक्सीजन के टूटने से मिल रहा है? ये कहाँ से मिल रहा है? क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आज आपको सभी का आंसर मिलेगा। लाइक आज आप पढ़ के जाओगे, आप कहोगे यार फोटोसिंथेसिस यार बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, चलें बढ़े।
अच्छे से पढ़ें, ठीक है। चलिए देखिए, अगर वर्ड फॉर्मूला की बात करें, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो नॉर्मली इंसान जो बच्चे होते हैं हम लोग यही बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, वो सनलाइट की प्रीसेंस में जो हमारा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल एक अनदर, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, एक इनका पिगमेंट होता है, ये बाद में बात किया जाएगा। इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट का यूज़ करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ना, ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होता है। ये हम लोग नॉर्मल अपने वर्ड इक्वेशन में बोलते हैं कि अच्छा ये जो है ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। लेकिन अगर हमें एक्चुअल जानना है तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जानना होता है। उसमें हम ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 6 मॉलिक्यूल होने चाहिए। वाटर के कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 6 मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो फिर जो तुम्हारा ग्लूकोज बनेगा वो कितने मॉलिक्यूल का है और उसका क्या फॉर्मूला है, तो C6H12O6 और लिबरेट कितना हो रहा है, 6O2। ठीक है, अब बैलेंस कैसे हुआ देखो, हम तुम्हें फोटोसिंथेसिस का ना पूरा इक्वेशन बैलेंस करके दिखाते हैं। आई नो कि कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो उनके लिए देखिए हमने क्या पढ़ा कि जो CO2 होता है वो H2O के साथ मिलता है, ठीक है, H2O के साथ मिलता है। सनलाइट की एनर्जी यहाँ पर होती है, किसकी एनर्जी होती है, ये सनलाइट की एनर्जी हो गई, एंड हमें मिल जाता है C6, वेट अ मिनट, हमें क्या मिल जाता है, C6H12O6, ठीक है, ये हमें मिलता है। और उसके अलावा हमें O2 मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। यही हमारा जो एक वर्बल चीज़ है कि जो बोलने वाली चीज़ है, उसमें हम ये नॉर्मली बोलते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन कितना है, आप बता सकते हो, ये कार्बन 6 है और यहाँ पे कार्बन 1 है, तो आपको यहाँ पे कार्बन 6 करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे कार्बन जो है वो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको कार्बन के लिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो जोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 6 कार्बन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो 12 हो गया ना, देखो यहाँ पे ये O2 है और जब 6 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर हमने देखा कि 6 कार्बन है और 12 ऑक्सीजन है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखो H12 है, H के जो मॉलिक्यूल है वो 12 है और यहाँ पे तो 2 है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 में कि 12 आ जाए, ऑब्वियसली बात है 6 का। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 हाइड्रोजन मिल गया जो कि कंप्लीट है, चलो, और हमें यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 6 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे O6 हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी जो है वो 6 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 आ रहे हैं, जो कि हम देखते हैं कि क्लियर है, ये 6 है, ये भी 6 है, चलो ये क्लियर है। हाइड्रोजन का भी नंबर क्लियर है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 18 है, 12 + 6 देखो तो 18 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे 6 ही ऑक्सीजन दिख रहे हैं। और अगर हमने छेड़खानी की, इसमें 6 7 कुछ जोड़ा ग्लूकोज में, तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो है वो भी लिबरेट हो रहा है, लेकिन उसके कितने मॉलिक्यूल लिबरेट हो रहे हैं, 18 में से 6 माइनस करो, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये 180 नहीं है बाबा, ये समझ लेना, ये 180 नहीं है, ये 18 में से 6 माइनस करो, क्योंकि यहाँ पे ये 6 वाला है, ये माइनस करो, तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, 12 तुम्हारे पास बचा कि 12 ऑक्सीजन यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन है तुम्हारे पास O2, 2 ही मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के लिए, तो फिर अगेन तुम 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 12 ऑक्सीजन आ जाए, 6, तो इसीलिए यहाँ पर तुम 6 लिख दोगे। ठीक है, समझ में आया। तो टोटल जो तुम्हें फॉर्मूला दिखेगा वो तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखेगा कि 6CO2 + 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 + 6O2। दिस इज योर फोटोसिंथेटिक का जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो आपका ये है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन जो है, जहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स एकदम बैलेंस्ड होते हैं, उसे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोलते हैं। तो ये आपके फोटोसिंथेसिस का इक्विलिब्रियम क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपको ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो समझ में आ गया। 6CO2 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, आपका जो ग्लूकोज है वो C6H12O6 एंड + 6O2 जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है और कहाँ कैसे कैसे होती है। वीडियो लंबी बनेगी, हम पहले ही बता दे रहे हैं, देख लो। फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है
जिसके द्वारा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। किस लिए? अपना ऑर्गेनिक फूड मतलब कि खाना बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हमारा ग्लूकोज जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अपना खाना ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। अब इन ऑर्गेनिज्म को हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और ये हम आपको बताएंगे कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो और अलग ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंशिएट हैं, कैसे अलग हैं वो, ये चीज़ हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दो चीज़ें करते हैं। पहले तो वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, जो उन्हें सनलाइट की जो लाइट एनर्जी मिल रही है उसे वो ला करके पूरा एक केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। उसके बाद NADPH एंड ATP अब उसका यूज़ करते हैं एंड इस केमिकल जो इन्होंने केमिकल बनाया है उसे रेड्यूस करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उन्होंने क्या किया? लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जो उन्हें सनलाइट से मिल रही है। उस लाइट एनर्जी को लेते ही इन्होंने क्या किया? अपने अंदर केमिकल रिएक्शंस किए और इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। फिर जैसे इस केमिकल एनर्जी में चेंज किया तो उसमें भाई कुछ तो लग रहा होगा, कोई एनर्जी तो लग रही होगी ना चेंज करने में। तो किसका यूज़ कर रहे हैं? NADPH एंड आपका ATP, जो कि आपको कहाँ से मिला है? सेलुलर रेस्पायरेशन से। हमने आपको पढ़ाया था कि ATP का प्रोडक्शन सेलुलर रेस्पायरेशन में ETS के टाइम पे हो रहा था ना, वहीं से ये एनर्जी जो है वो आपको मिलती है, ठीक है। तो NADPH एंड ATP का यूज़ करके ये क्या करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने बोला ना दही के बिना दही नहीं बनेगी, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के बिना ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो किसका यहाँ पर रिडक्शन होगा? किसको रेड्यूस करेगा हमारा NADPH एंड ATP? रेड्यूस किसको करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को। उस एनर्जी जो है NADPH एंड ATP ये क्या करते हैं? रेड्यूस कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, इस स्लाइड का। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण जीव NADPH एंड ATP का उपयोग करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हमने आपको बताया। और साथ ही इन रसायनों का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम करने, मतलब रेड्यूस नहीं, रिडक्शन करने का ही काम करते हैं। ओके, फोटोसिंथेटिक एंड सेलुलर रेस्पिरेशन है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं। ये कैसे हैं भाई? हमने आपको बताया है कि सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस जो है ये एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे हैं? देखो, जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, इस चीज़ को याद रखना। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल, जैसे कि आपके गोल्गी एपरेटस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ER हो गया, ये सब जैसे ऑर्गेनेल है वैसे क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनेल है जो कि केवल प्लांट में पाया जाता है। तो प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर क्या होता है? जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो होती है। वहीं अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो हम पूरा पढ़ के आए कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो होता क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहता है कि आई यूज़ लाइट एनर्जी टू मेक ग्लूकोज। वो क्या कहता है कि मैं क्या करती हूँ, मैं तो लाइट एनर्जी को लेती हूँ और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है? एंड आई ब्रेक दैट डाउन टू मेक ATP। फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहता है क्लोरोप्लास्ट से कि तुम जो एनर्जी लेती हो, तुम जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती हो, उसे हम ब्रेक करके एनर्जी बना लेते हैं। तो दे आर द वॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक एनर्जी को पकड़ के खाना बना रहा है, फिर दूसरा खाने को तोड़ करके एनर्जी बना रहा है। क्लियर माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोल रहे हैं हम कि इसने सनलाइट की एनर्जी लेकर के खाना बनाया, ग्लूकोज बनाया, और फिर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसने इस ग्लूकोज का यूज़ करके फिर एनर्जी बना दिया। तो ये एनर्जी ले रहे हैं, ये एनर्जी तोड़ रहे हैं, ये ग्लूकोज को जो खाना है उसको तोड़ के एनर्जी बना रहे हैं। क्लियर दिस पॉइंट? ठीक है, समझिए। दे फाउंड इन द मोस्ट फोटोसिंथेटिक जो हमारे यूकैरियोट्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये फोटोसिंथेटिक के लिए यूज़ होते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं एंड ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूजफुल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या है? ये पूरक है, क्योंकि एक जो है वो एनर्जी लेकर के खाना बनाता है और दूसरा जो है वो उस खाने को तोड़ के एनर्जी बनाता है, और भी जो मेटाबॉलिज्म है सेल्स में वो करने के लिए।
अब जितने भी क्वेश्चन अराइज हुए थे जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे पढ़ी थी कि कहाँ से कौन आया, क्या कैसे हुआ, फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस कैसे हुई, ये जो क्लाइमेक्स बना था, अब उसको धीरे धीरे हम क्या करते हैं, खोलते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं कि कैसे कैसे जो फोटोसिंथेसिस है उसके हर एक जो पन्ने हैं वो खुलते गए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रिस्टले। सबसे पहले अगर फोटोसिंथेसिस की बात की तो वो प्रिस्टले ने की। प्रिस्टले ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है वो परफॉर्म किया है 1770 में। किसमें? 1770 में जो प्रिस्टले हैं इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को क्या किया है, प्रयोगों की जो श्रृंखला है उसको प्रदर्शित किया है, प्रदर्शन उसका किया है। इनका पर्पस क्या था? इन्होंने एक पर्पस, मान लो तुम कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में होगा ना कि यार इस चीज़ के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तभी तो तुम कोई एक्सपेरिमेंट करोगे। कुछ भी तो नहीं यार, ऐਵੇਂ ही सो के उठे एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर दोगे। तुम्हारे दिमाग में कुछ होगा ना कि अच्छा ये जो है इसका ये ऐसा कुछ होगा, हम इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो इनके दिमाग में भी था एक पर्पस कि क्यों ये अपने लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्यों ये जो एक्सपेरिमेंट है वो अभी कंडक्ट होने जा रहा है, इसका एक पर्पस था। तो प्रिस्ले का ये पर्पस था कि टू अंडरस्टैंड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। उनका ये एक क्वेश्चन भी था, एक पर्पस भी था कि हमें ये देखना है कि जो पौधों की वृद्धि है, जो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, उसके लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला पर्पस ये था। और सेकेंड, उन्हें ये समझना था कि प्लांट में यार ये खाना कौन बना रहा है, भाई कौन बना रहा है ये खाना, ये भी तो समझना जरूरी है। क्योंकि अगर खाना नहीं रहेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। तो ये खाना कौन बना रहा है, तो ये दो जो रीजंस थे, इसके वजह से जो प्रिस्ले हैं उन्होंने अपना क्या किया, एक्सपेरिमेंट जो है उसको किया। ठीक है, क्या क्या था कि सबसे पहले कि ये जो प्लांट है वो अपनी वृद्धि कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। सेकेंड, कि इनमें खाना कौन बना रहा है। दिस इज बेसिकली व्हाट, फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस में खाने की ही तो बात करते हैं। अरे भाई तुम नॉर्मल समझो ना, फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, और सिंथेसिस मतलब खाना बनाना, मतलब खाना बना, सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना। तो लाइट के प्रेजेंस पे अगर कुछ बन रहा है तो हम उसे फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। तो लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज ही बनता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये इनडायरेक्टली प्रिस्टले ने करना स्टार्ट कर दिया, उसे समझना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो प्रिस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो सामान लिया। पहला एक माउस जो कि जीवित था, ठीक है, सामान्य एक जीव है, वो जीवित है, ठीक है, वो जिंदा है हमारा जो माउस है वो। और एक ट्विग लिया। ट्विग क्या होता है, टहनी होती है ना, पौधे की टहनी, एक कैसे आपको बताएं, डंठल होती है पेड़ की, मतलब ब्रांचेस वगैरह, वैसा कुछ उन्होंने एक लिया। ठीक है, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि एक बेल जार लिया और उसमें इस माउस को, मतलब इस चूहे को, कैंडल को क्या कर दिया, इन्होंने रख दिया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इनका सामान इन्होंने क्या क्या लिया देखो, हम इसको एक बार बता रहे हैं, समझिए। इन्होंने माउस लिया, ठीक है, इन्होंने ट्विग लिया एंड कैंडल लिया। द होल एक्सपेरिमेंट वॉज कि सबसे पहले एक बेल जार में इन्होंने क्या किया, माउस को रखा, ठीक है, एक बेल जार में, वेट अ मिनट, एक बेल जार में इन्होंने क्या किया, माउस को रखा, कैंडल को रखा। ठीक है, किसको रखा, कैंडल को रखा। अब ये कैंडल जल रही थी, ऑब्वियसली जल रही थी भाई, तो ये कैंडल जो है ये जल रही थी, और माउस को रखा। तो इन्होंने ये देखा कि कुछ समय बाद इस बेल जार, अब ये जो बेल जार है ना, इसके अंदर जो हवा है वो एक्सचेंज नहीं हो सकती है, ना बाहर से कोई हवा आ सकती है, ना अंदर से कोई हवा जो है वो बाहर जा सकती है। तो ये जो सिस्टम था ये नहीं था यहाँ पे, मतलब ये कि ये पूरी की पूरी तरह वैक्यूम था। तो कुछ देर बाद देखा, आफ्टर सम टाइम, इन्होंने ये नोटिस किया कि इस बेल जार के अंदर जो कैंडल है वो बुझ चुकी है, जो कैंडल है ये बुझ गई है, इस पे लाइट नहीं जल रही है, एंड जो माउस है ये बेचारा डेड हो गया। ठीक है, ये जो माउस है ये क्या हो गया, ये मर गया, ये डेड हो गया। ठीक, तो ये इन्हें समझ में आया कि अच्छा, अगर मैंने कैंडल रखा है और मैंने एक माउस को रखा है बेल जार के अंदर जो कि वैक्यूम है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो सकता है, तो कुछ टाइम बाद जो कैंडल है वो भी बुझ गई और जो माउस है वो भी मर गया। ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट था। फिर इन्होंने ट्विग भी लिया था, तो वो भी तो किसी पर्पस के लिए लिया होगा। फिर इन्होंने क्या किया कि एक बेल जार अगेन लिया, ठीक,
और इसमें क्या क्या रखा, एक कैंडल रखी जो कि क्या है, बर्निंग है, वो कैंडल जो है वो जल रही है। सेकेंड इन्होंने माउस रखा, ठीक है, क्या कर दिया, एक माउस रखा यहाँ पे। और थर्ड इन्होंने एक ट्विग रखा, एक प्लांट, मिंट का प्लांट रखा, पुदीने का, ठीक है, यहाँ पे एक ट्विग रख दिया। तो फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने देखा इस बेल जार में कि जो लाइट है हमारे कैंडल की, आपको क्या लग रहा है कि क्या डिफरेंस आया होगा, जो कैंडल की लाइट है ये क्या हो रही है, अभी भी जल रही है, ठीक है, ये कैंडल की लाइट जल रही है। एंड जो चूहा है ये भी जिंदा है, हंसी खुशी इसमें जी रहा है। और जो ट्विग है वो भी मुरझाई नहीं है, वो भी जी रही है। तो यहाँ पर केवल एक प्लांट को लेकर के आने की वजह से जो माउस है वो भी जिंदा है और जो हमारा कैंडल है वो भी जल रहा है। इसका मतलब क्या कि प्लांट कुछ तो कर रहा है। अब क्या कर रहा है, दिमाग लगाओ। यहाँ पर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो सकता है दोनों ही बेल जार में, लेकिन यहाँ प्लांट होने के वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है उसका बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ चल रहा है। कैसे, देखो, जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगी, जब तक इस बेल जार में ऑक्सीजन नहीं होगा, तब तक ये कैंडल भी नहीं जलेगी, बिकॉज कंबशन रिएक्शन में जो लाइट होती है अगर इमिट कर रही है कैंडल तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। और तुम्हारा जो माउस है जो कि एक जीव है, उसे भी ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के लिए। हम ही लोगों की तरह तो वो प्राणी है ना, तो वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है। अब ये ऑक्सीजन तो ठीक है भाई, इनहेल कर रहा है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो छोड़ा जा रहा है ना हमारे माउस के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो छोड़ा जा रहा है माउस के द्वारा बेल के अंदर, जो बेल जार है उसके अंदर। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो प्लांट है वो ले लेता है। प्लांट ने क्या किया, इस CO2 को ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया और ऑक्सीजन को छोड़ दिया। और जो ऑक्सीजन छोड़ा वो कैंडल ने यूज कर लिया और माउस ने यूज कर लिया, जिसके वजह से जो कैंडल है एंड जो माउस है वो जीवित है। Am I clear with this point again? The whole process was कि जब इन्होंने माउस और, ठीक है, माउस और कैंडल लिया था, तो जो हमारा कैंडल है इसे ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, और जो माउस है वो CO2 भाई एक्सहेल कर रहा है और इसे चाहिए, इसे भी ऑक्सीजन चाहिए, तभी जाकर के ये क्या करेगा, ये जीवित रह पाएगा। क्योंकि ब्रीदिंग में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। हमारे ये एनिमल की बात करें, एनिमेलिया की बात करें, तो ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो माउस अपना काम कर रहा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहा था, लेकिन बीच में कोई ऐसा माध्यम ही नहीं है जिससे कि वो ऑक्सीजन ले पाए, तभी तो वो CO2 छोड़ेगा। तो ऑक्सीजन का कोई माध्यम नहीं था, इसी वजह से फर्स्ट टाइम में जो हमारा कैंडल है वो भी बुझ गया, ठीक है, जो कैंडल है वो भी बुझ गया और जो हमारा माउस है वो भी मर गया। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड चीज़ की, तो यहाँ पर बीच में आ जाते हैं प्लांट, यहाँ बीच में आता है प्लांट। और ये प्लांट क्या करता है, ये जो प्लांट है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि माउस ने छोड़ा है उसे क्या कर देता है, ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि माउस ने छोड़ा है उसको प्लांट जो है वो ले लेता है, क्योंकि प्लांट के लिए जो इनहेल की प्रोसेस है वो CO2 के द्वारा होती है। और फिर जो प्लांट है ये ऑक्सीजन छोड़ता है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन कैंडल भी ले लेता है और ये ऑक्सीजन माउस भी ले लेता है, जिसकी वजह से सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो माउस हैं, ठीक है, और जो कैंडल है ये दोनों ही अपना, जैसे पहले पोजीशन में थे, कैंडल जल रही थी तो जल रहा था, माउस जिंदा था तो वो भी जिंदा था। तो प्लांट जो है ये बहुत ही बड़ा एक स्पेशल रोल प्ले करता है हमारे गैस एक्सचेंज में और इन्वायरमेंट को स्टेबल रखने में, ठीक है। तो प्रिस्ले का ये कंक्लूजन निकला कि प्लांट जो है वो रीस्टोर कर रहा है। क्या रीस्टोर कर रहा है प्लांट जो है, देखिए, ही कंक्लूडेड दैट कि प्लांट जो है वो रिस्टोर कर रहा है एयर को, जो कि माउस एंड कैंडल ने क्या कर लिया है, वो इनहेल कर लिया है, तो बैलेंस कर रहा है। सो द होल प्रोसेस वॉज कि प्रिस्ले ने परफॉर्म किया माउस एंड ट्विग एक्सपेरिमेंट लिया, बेल जार लिया, पूरा वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है इनसाइड द बेल जार,
एंड कंटिन्यूड एज रेस्ट फॉर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व डैट, उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि जो माउस है वो सफोकेट, उसका दम घुटने लगा और वो मर गया, और जो बर्निंग कैंडल थी, जो कैंडल जल रही थी, जलती हुई जो मोमबत्ती थी, वो बुझ गई। जिसका मतलब ये हुआ कि बर्निंग कैंडल एंड एनिमल की जो ब्रेथ है, जो एयर है, वो कहीं ना कहीं डैमेज्ड हुई है। ठीक है, ये इनका क्या था, ऑब्जर्वेशन था। फिर उन्होंने, उनके अंदर हुआ कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, प्लांट को लेकर के आते हैं। तो अगेन उन्होंने, बट अगेन ही टुक अ मिंट प्लांट विथ अ माउस एंड बर्निंग कैंडल इनटू अ क्लोज बेल जार। फिर उन्होंने ये देखा कि माउस जो है वो जिंदा रह गया और जो कैंडल है वो भी जलती हुई रह गई। तो उनका कंक्लूजन यही था कि जो प्लांट हैं वो एयर को रीस्टोर करते हैं, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, इनहेल कर करके ख़त्म करते हैं, फिर से जो प्लांट हैं वो उनकी पूर्ति करते हैं, उन्हें रीस्टोर करते हैं। तो सबसे पहला फोटोसिंथेसिस का हमें ये तो पता चल गया कि गैस का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है एंड प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीस्टोरिंग ओवरऑल जो हमारा एयर है वो। तो गैसियस एक्सचेंज मतलब कि CO2 एंड O2 का हमें यहाँ पे पता चल गया। अब हम आगे और भी एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें धीरे धीरे जो है वो पन्ने खुलते जाएंगे। ठीक है, सेकेंड साइंटिस्ट जो है इगेनहाउस, जिनका नाम है जैन इगेनहाउस, ये आए। इनको ये जानना था कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, क्योंकि भाई जो प्रिस्ले हैं उन्होंने बताया कि भाई ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और CO2 जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, CO2 इनहेल हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है हमारे प्लांट में। तो इगेनहाउस को ये जानना था कि जो ऑक्सीजन है वो प्लांट के किस पार्ट से, ठीक है, किस पार्ट से रिलीज हो रहा है। उन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया। इगेनहाउस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए उन्होंने दो काम किया। एक प्लांट लिया जिसको कि डार्क में रखा, ठीक है, एकदम से अंधेरे में रखा। किस में रखा भाई, एकदम इन्होंने इसको डार्क में रखा। और एक उन्होंने प्लांट लिया जिसको कि क्या कर दिया इन्होंने, सनलाइट में रखा। ठीक है, एक मिनट, क्या किया, इसको सनलाइट में रखा। तो कुछ समय बाद जो हमारे प्रिस्ले थे उन्होंने ये देखा कि जो डार्क में प्लांट्स रखे गए हैं उनका जो ग्रीन पार्ट है उस पर कोई भी बबल या ओवरऑल पूरे प्लांट पे कहीं भी बबल वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सनलाइट के अंदर प्लांट्स रखे गए हैं उसके नीचे जो रखे गए हैं उस पर छोटे छोटे ऐसे बबल्स दिखाई दे रहे हैं, वो भी केवल से केवल ग्रीन पार्ट पे। किस पे, ग्रीन पार्ट पे। अब देखो प्लांट में ग्रीन पार्ट भी होते हैं, ब्राउन पार्ट भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स भी होते हैं। तो इगेनहाउस ने यही चेक किया कि आखिर ये जो ऑक्सीजन है ये किससे निकल रहा है, क्योंकि इतना तो पता है कि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है प्लांट से, लेकिन किस पार्ट से निकल रहा है। तो जो उन्होंने सनलाइट के नीचे रखा है उस प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है, जो हरा वाला हिस्सा है, वहाँ पे छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय बाद लेटर उन्होंने इस बबल्स को देखा, इसको चेक किया और ये देखा कि ये जो बबल्स हैं ये और कुछ नहीं, ये एक्चुअली में ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन है जो कि केवल से केवल ग्रीन पार्ट से रिलीज हो रहा है। दैट्स वाई ही कंक्लूडेड कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी केवल से केवल हमारे ग्रीन पार्ट में होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई कि इगेनहाउस ने ये कंफर्म किया कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे ग्रीन पार्ट से क्या होता है, बाहर निकलता है, लिबरेट होता है। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, he took two green plant and put one of them in the dark and one was in over sunlight। इसके लिए उन्होंने दो हरे पौधे लेकर लगाए, उनमें से एक अंधेरे में था और दूसरा सूरज की रोशनी में रखा था। He observed that the plant was put in the presence of sunlight had bubble on green part while in the dark the bubbles were not। उन्होंने देखा कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में लगाए गए पौधों के हरे भाग में बुलबुले थे जबकि अंधेरे में बुलबुले नहीं थे, जो कि हमने आपको बताया। लेटर ही आइडेंटिफाइड कि ये जो बुलबुले थे, दीज बुलबुले जो बबल्स थे, आर नथिंग, ये क्या थे, ऑक्सीजन थे। क्या थे ये, ऑक्सीजन थे, जो कि केवल से केवल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट पे दिखाई दे रहे हैं, जो केवल पौधे का हरा भाग दिखाते हैं। सो इट वॉज कंक्लूडेड दैट जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो कि हमने आपको बताया कि निष्कर्ष ये निकला कि जो पौधे का हरा भाग है वो वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है। और हरा भाग हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, अपना लीफ देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलना, हाथ पैर जोड़ रहे हैं आपके सामने, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट करते चलिएगा तभी नोट्स बन पाएंगे। तो हमने प्रिस्ले पढ़ लिया, हमने इगेनहाउस पढ़ा, जहाँ पर हमें ये पता चला कि ही इनडायरेक्टली ऑल्सो सेड दैट फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ये इनडायरेक्टली भी उन्होंने बता दिया क्योंकि उन्हें पता था कि निकल रहा है, तो उन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि फोटोसिंथेसिस भी ग्रीन पार्ट से ही होगा।
एंड ग्रीन जो पार्ट है वो ओनली बिकॉज जब प्रेजेंस होती है क्लोरोफिल की हमारे प्लांट में, जिस पार्ट पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वही पार्ट जो प्लांट का होता है वो ग्रीन होता है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। फिर आए वॉन शैक। क्या है? वॉन शैक, जिनका नाम था जूलियस वॉन शैक। इन्होंने क्या किया, इनका जो क्वेश्चन था, इनका जो पर्पस था वो ये था कि फूड जो है वो प्रिपेयर कहाँ हो रहा है और किस फॉर्म में हमारे प्लांट में स्टोर हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो बार बार अपना खाना बना रहे होंगे, ग्लूकोज बना रहे होंगे, प्लांट एक बार बन जाता होगा तो उसे स्टोर भी तो करते होंगे। तो इनका सेम क्वेश्चन था कि खाना कहाँ बन रहा है और ये खाना जो है ये किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर उन्होंने एक ग्रीन प्लांट को सनलाइट के प्रेजेंस में रखा। ग्रीन पार्ट जो है प्लांट का, उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उन्हें ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट है उसमें प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ये वॉन शैक को पता चला और उन्होंने ये कंक्लूड किया, ठीक है, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो फूड है वो प्रिपेयर हो रहा है लीफ ऑफ द प्लांट में ग्लूकोज के फॉर्म में एंड स्टोर किया जा रहा है उसे स्टार्च के फॉर्म में। तो आपको ये याद रखना है कि जो शैक थे, वॉन शैक, उन्होंने ही स्टार्च के फॉर्म में जो फोटोसिंथेसिस का जो भी फूड ग्लूकोज बनेगा उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा और ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया जाएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये हमारे वॉन शैक ने किया था। ओके, फिर आए एंगलमैन, अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। एंगलमैन ने भी परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। इनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, बात समझ में आ रही है, खाना बन रहा है, लेकिन कौन कौन से जो वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। इन्हें ये पता लगाना था कि एक वाइट लाइट होती है, उसके 7 कलर्स होते हैं। अगर हम प्रिज्म के द्वारा उसे क्या करें बाहर निकालें तो हम देखते हैं कि देयर आर 7 कलर्स जो कि एक वाइट लाइट से निकलता है जिसका नाम विबग्योर है। तो उनको ये जानना था कि इस विबग्योर में से कौन सा जो वेवलेंथ का लाइट है वो कौन सा पार्ट हमारे प्लांट का एब्जॉर्ब करता है एंड देन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। क्योंकि जो हमारा सनलाइट है वो लाइट एनर्जी ही तो दे रहा है। तो इस लाइट एनर्जी को इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म के थ्रू, जब आप इस लाइट को प्रिज्म के थ्रू देखोगे तो आपको 7 कलर्स दिखेंगे निकलते हुए। तो उनको यही जानना था कि इन 7 कलर्स में से कौन सा जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कौन सा जो लाइट है, कौन सी वेवलेंथ जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ एंगलमैन। इसके लिए उन्होंने, इस चीज़ को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, लाइट को स्प्लिट किया बाई पासिंग थ्रू। जो लाइट है उसको प्रिज्म के थ्रू क्या कर दिया, मतलब पास किया और उस लाइट को स्प्लिट किया। उन्होंने देखा कि जो ग्रीन एल्गी होता है, क्लैडोफोर जो होता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रही है, सबसे ज़्यादा रेड एंड ब्लू लाइट में इकट्ठे हुए दिखाई दे रही है। जिसका मतलब ये कि जो ग्रीन लाइट है, जो ग्रीन हमारा पार्ट है प्लांट का, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट तो कर रहा है ग्रीन, वो रिफ्लेक्ट कर दे रही है उस विबग्योर में से VI। देखो एक मिनट हमको यहाँ पे दिखाने दो। देखो हुआ क्या कि जो एंगलमैन थे, ठीक है, एंगलमैन जो थे उन्होंने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, और जो सनलाइट है उसकी जो लाइट है उसको पास कराया। तो जैसे ही उन्होंने एक वाइट लाइट, ठीक है, अब ये तो वाइट तो तुम्हें दिखेगा नहीं, एक वाइट लाइट को जैसे ही इन्होंने क्या कराया, ऐसे मान लो ये वाइट लाइट है, इसको जब पास कराया तो इन्होंने देखा कि 7 कलर्स यहाँ पे निकल रहे हैं, ठीक है, 7 कलर्स यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक, पहला भाई विबग्योर मतलब वायलेट, ठीक है, फिर जो कलर्स हैं ये आपको एक वाइट लाइट से, जब आप प्रिज्म से वाइट लाइट जो है वो पास कराते हो तो दिखते हैं। अब इस विबग्योर का यूज़ करके, ये जो विबग्योर है, इस विबग्योर का यूज़ करके इन्होंने क्या किया, एक क्लैडोफोर एल्गी को लेकर के आए जो कि ग्रीन कलर का होता है। इस एल्गी को इन्होंने यहाँ पे रखा, ठीक है, उसके आसपास रख दिया। फिर उन्होंने कुछ देर बाद ये नोटिस किया कि ये जो एल्गी हैं, ये जो ग्रीन एल्गी है क्लैडोफोरा, ये सबसे ज़्यादा मूव कर रही है रेड एंड ब्लू लाइट की तरफ। ये जो रेड वाला लाइट है और ये जो ब्लू वाला, जो रेड एंड ब्लू लाइट है,
यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जा करके कलेक्ट हो जा रही हैं। मतलब कि ये लाइट जो है ये इनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और इसी लाइट को ये क्या करती हैं, एब्जॉर्व करती हैं, जिससे कि ये अपना खाना बनाएंगी। अरे यार ग्रीन, देखो तुम भी वहीं जाओगे ना, तुम्हें जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा तभी तो तुम अपने लिए खाना पानी घर मकान जो भी है वो बना पाओगे। तो क्लैडोफोरा को जहाँ पर सबसे ज़्यादा उसके बेनिफिशियल लाइट मिलेगी वो वहीं पर जा करके इकट्ठा होगी ना। तो वो जा करके इकट्ठा हो गई ब्लू, वो जाके इकट्ठा हो गई ब्लू और रेड वाले रीजन में। आप देखोगे कि जो एंगल मैन है उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो क्लैडोफोर्स हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। तो जैसे उन्होंने ये चीज़ देखा तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारा ग्रीन पार्ट है प्लांट का, जो कि ऑलरेडी पता चल चुका था कि ग्रीन पार्ट से ही प्लांट के जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है वो हो रही है। अब एंगलमैन को यही जानना था कि ग्रीन जो पार्ट है हमारे प्लांट का वो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो उन्होंने यही कंक्लूड किया कि जो ब्लू और रेड लाइट है उसको जो ग्रीन पार्ट है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर ब्लू और रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ग्रीन क्यों दिखता है। इस वजह से ग्रीन दिखता है क्योंकि वो इस ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। समझ रहे हो, जो भी पार्ट ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ये बात याद रखना कि ग्रीन लाइट को, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसका कलर ग्रीन है। एक्चुअल में वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्चुअल में वो रेड एंड ब्लू लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो प्लांट्स के जो लीफ हैं वो कौन से लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो ब्लू और रेड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और रिफ्लेक्ट कौन सा कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो आपका ग्रीन। तभी जाकर के उनका जो अपीयरेंस है वो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये था हमारे एंगलमैन का, जिन्होंने बताया कि रेड एंड ब्लू लाइट जो है ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिन्हें फोटोसिंथेसिस, जो भी पार्ट को फोटोसिंथेसिस करना होता है वो पार्ट रेड ब्लू रीजन जो है विजिबल लाइट की उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एंड प्लांट अपीयर्स ग्रीन या फिर येलो, क्योंकि वो इन कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो भी कलर रिफ्लेक्ट करेंगे वो उसी तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको ये एकदम अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि रेड एंड ब्लू जो है उसे जो लीव्स होती हैं, क्योंकि वही फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, तो जो लीव्स होती हैं वो भी ग्रीन होती हैं, वो क्या करेंगी, एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी एंड ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगी। फिर आते हैं वैन नील। अभी तक हमें किस किस चीज़ का आंसर पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है CO2 एंड O2 का प्लांट और एनिमल के बीच में। फिर हमें पता चला कि जो ऑक्सीजन है ये हमारे ग्रीन पार्ट से होता है। ये चीज़ हमें पता चला कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे ग्रीन पार्ट जैसे कि लीव हो गए उससे लिबरेट हो रहा है। फिर हमें ये पता चला कि जो जो प्लांट है वो अपना खाना कहाँ बना रहा है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके द्वारा खाना बन रहा है हमारे लीफ पे, और खाना बन रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, और स्टार्च के फॉर्म में ये क्या हो रहा है, हमारे प्लांट बॉडी में स्टोर हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन हमें पता चले। फिर हमें ये पता चला कि ये जो लीफ है जो कि ग्रीन पार्ट है वो कौन कौन सी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है। तो वो पता चला कि रेड लाइट और ब्लू लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है, और जो ग्रीन लाइट है उसे रिफ्लेक्ट कर रही है, तभी जाकर के ये पूरी की पूरी तरह ग्रीन दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है एक एक करके साइंटिस्ट ने पूरे फोटोसिंथेसिस के जो क्वेश्चंस थे उनको बता दिया। अब सेम क्वेश्चन जो हमने आपसे ऊपर फर्स्ट स्लाइड में पूछा था अगेन, कि ये जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, जो प्लांट ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है। क्योंकि H2O जो पानी है ये तो रूट के द्वारा ले लेते हैं प्लांट, फिर जो CO2 है वो इन्वायरमेंट से ले लेते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में भी है और वो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, ये दोनों जगह है। ठीक है, वाटर में भी है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में भी है। तो फिर ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ये H2O से आ रहा है या फिर CO2 से आ रहा है, ये चीज़ आपको पता चलना है कि H2O की टूटने से वजह से आपको ऑक्सीजन बाहर इन्वायरमेंट में दिख रहा है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है उसके टूटने की वजह से। तो इसके लिए वैन नील ने क्या किया, परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले इनका पूरा नाम है कैरलस वैन नील। ही वॉन्टेड टू नो द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम वेयर ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम CO2 या फिर H2O। वह जानना चाहते थे कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो CO2 या H2O में से ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, जो 6O2 है ये कहाँ से आ रहा है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही रिप्लेस H2O विथ H2S इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन्होंने क्या किया ना, सल्फर कंटेनिंग एक बैक्टीरिया लिया और उसके ऊपर ये प्रोसेस की। जैसे हमने CO2 प्लस H2O देखा तो हमें पता चला कि ग्लूकोज बन रहा है
और ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने H2O की जगह H2S ले लिया। तो इन्होंने क्या किया, H2O और H2S ले लिया, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया। अब इसके बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो S है ना वही लिबरेट हो रहा है, यहाँ पर जो सल्फर है H2 है वो लिबरेट हो रहा है। तो इन्हें पता चला कि अच्छा यहाँ CO2 में से कोई ऑक्सीजन बाहर नहीं जा रहा है, H2O में से जो ऑक्सीजन है वही यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, क्योंकि जब हमने ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया है हाइड्रोजन में तो फिर हमने देखा कि इस प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस की सेम प्रोसेस है वहाँ पर सल्फर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो थी ये हमारे वैन हील ने की थी, जिन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल से हमारे इन्वायरमेंट में निकलता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, CO2 के वजह से नहीं। ओके, ऑब्जर्व दैट बाय रिप्लेसिंग H2O with H2S देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर इन द प्रोसेस, इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस, जिसकी वजह से उन्होंने कंक्लूड किया कि जैसे H2O की वजह से ऑक्सीजन निकल रहा है वैसे ही H2S की वजह से सल्फर निकल रहा है। तो दैट मीन्स H2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन जो कि बाहर निकल रहा है। Concluded that either H2S is produce sulfur and there is no oxygen formation in the product, therefore the reactant contains CO2, that means there is no role of carbon dioxide in the oxygen formation, which means H2O is responsible for releasing oxygen. तो हमें ये भी पता चल गया कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो H2O की वजह से निकलता है। फिर कैमेन आते हैं, कैमेन को कंफर्म करना था यही चीज़ कि क्या सही बात है ये कि H2O से ही जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल रहा है, ये चीज़ इन्हें कंफर्म करनी थी। क्या करना था, इनको कंफर्मेशन करना था। देख लो, कैमेन को कंफर्मेशन चाहिए था कि ऑक्सीजन इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज़ किया ऑक्सीजन का आइसोटोप एंड वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का आइसोटोप, दोनों को यूज़ किया। पहले क्या किया, देखो रेडियो एक्टिव लिया, मान लो CO2 का रेडियो एक्टिव लिया और सेम प्रोसेस की, तो उन्होंने देखा कि ग्लूकोज प्लस एक शुगर बन जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एज इट इज़ रखा और H2O में ऑक्सीजन है उसको रेडियो एक्टिव किया, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन निकलते हुए बाहर दिखाई दिया। मतलब ये कि अगर ये ऑक्सीजन बाहर निकलता तो इसे भी रेडियो एक्टिव निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो शुगर बन गया। अगर CO2 का ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो रहा होता तो फिर उसे भी निकल जाना चाहिए था ना रेडियो एक्टिव के फॉर्म में, लेकिन वो तो शुगर बन गया। लेकिन जैसे ही इन्होंने वाटर का O जो है उसे रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन से रिप्लेस किया तो देखा कि बाहर भी जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो रेडियो एक्टिव ही निकल रहा है। दैट मीन्स कि इट वॉज द कन्फर्मेशन कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे किससे निकल रहा है, हमारे वाटर से निकल रहा है। रेडियो एक्टिव वाटर प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन, वाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड था, देखो ये प्रोड्यूसेस, वाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड रेडियो एक्टिव था वो रेडियो एक्टिव शुगर बना रहा था, ग्लूकोज जो है उसको रेडियो एक्टिव बना दे रहा था। तो डैट वॉज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है बट बहुत वर्थफुल बनेगी। अभी तक आपको जो भी हमने समझाया वो समझ में आया। हमारा पॉइंट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो क्लियर हो गया है कि ये फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्या हो गया कि ये फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो गया है। तो अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फोटोसिंथेसिस जो है ये क्लोरोप्लास्ट में अकर होता है, विच इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। देखिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। आपको आप जब आगे पढ़ोगे ना, या हो सकता है पढ़ा भी हो आपने इंडोसिम्बियोटिक की प्रोसेस, कि इंडोसिम्बियोसिस के प्रोसेस में आप देखते हो कि जो यूकैरियोट्स बने हैं एक्चुअली में वो प्रोकैरियोट्स से ही बने हैं। प्रोकैरियोट्स नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है, जो भी क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया है प्रोकैरियोट्स का, वो आपके यूकैरियोट्स से मिलता जुलता है। तो आप देखोगे कि प्रोकैरियोट्स से ही हमारे यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए हैं जब आप ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ोगे। तो इसी वजह से जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं दे आर वेरी सिमिलर। इनके पास अपना अपना DNA होता है, दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है, एक आपका फोटोसिंथेसिस कर रहा है, एक खाना बना रहा है, एक एनर्जी बना रहा है। दोनों जो सबसे बड़े काम हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, वो दोनों जो काम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दोनों उठा रहे हैं, बिकॉज दोनों जो हैं ये बड़े इंटरलिंक हैं एक दूसरे से। ठीक है, जब आप ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए जो फोटोसिंथेसिस अगेन वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ये क्लोरोप्लास्ट। अब देखो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि अगर इनके पार्ट्स की हम बात करें तो दे आर इज द स्ट्रोमा, जो कि लिक्विड पार्ट होता है। हर ऑर्गेनेल में एक लिक्विड पार्ट होता है, तो स्ट्रोमा यहाँ का लिक्विड फ्लूइड पार्ट है। फिर यहाँ पे थाइलाकॉइड्स होते हैं जो कि आपको क्वाइन के रूप में दिखेंगे, ऐसे
क्वाइंस के रूप में आपको दिखेंगे, ठीक, अलग अलग ऐसे क्वाइंस के रूप में थाइलाकॉइड दिखेंगे। लेकिन जब ये थाइलाकॉइड ऐसे स्टेक्स में होंगे, ठीक है, ऐसे स्टेक्स में होंगे, मतलब कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्वाइन जो रख दिया जाता है, उस तरीके का एक स्टेक, एक बंडल बन जाता है, उस तरीके से होंगे, तो उन्हें हम ग्रैना कहते हैं। तो ये जो थाइलाकॉइड होते हैं, जब इनको एक के ऊपर एक बंडल में स्टैक्स में रखा जाता है तो इसे ग्रैनम बोलते हैं, मतलब एक पूरा एक स्टेक ऑफ थाइलाकॉइड। और फिर बहुत सारे यहाँ पे ग्रैनम बनते हैं, और उन ग्रैनम को जोड़ता कौन है, जो हमारा लैमिला है वो इसको जोड़ता है। और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, फिर एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और ये अंदर का स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको कॉपी में बनाना हो तो आप कुछ इस तरीके से बनाओगे। देखो, हम आपको बना के दिखाते हैं। दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, ओके, एंड दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हमने पढ़ा कि थाइलाकॉइड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपको ऐसे, एक मिनट, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स बनाना होगा। वेट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको मैट्रिक्स बना करके दिखा देते हैं। दिस इज़ द मैट्रिक्स, वेट अ मिनट। तो दिस इज़ द मैट्रिक्स, फ्लूइड वाला पार्ट जो कि आप स्ट्रोमा देखते हो। ठीक है, थोड़ा सा इस सेकेंड लेयर को हम अच्छे से कर दें। ठीक है, फिर ये मैट्रिक्स आपने देख लिया। फिर आपको हमने बताया थाइलाकॉइड जो कि डिस्क शेप के होते हैं, तो ये डिस्क शेप के मान लीजिए ये हो गए थाइलाकॉइड। अब हमने बताया कि ये हमेशा स्टैक्स में प्रेजेंट होते हैं, तो स्टैक्स में आप कुछ इस तरीके से बनाओगे, ये हो गए स्टैक्स में, ठीक है, जिनको आप ग्रैनम अब बोल दोगे, क्योंकि स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड आर द ग्रैनम। फिर इनको जोड़ता कौन है, लैमिना जोड़ता है, तो आप इस तरीके से जोड़ता हुआ दिखा दोगे। तो दिस इज़ द लैमिना, दिस इज़ योर स्ट्रोमा, दिस इज़ द ग्रैनम, एंड अगर एक थाइलाकॉइड की बात करें तो दिस इज़ द थाइलाकॉइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोटो सिस्टम आप पढ़ते हो थाइलाकॉइड में ही पढ़ते हो, और थाइलाकॉइड का ये जो मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है, इसका स्ट्रक्चर भी अभी हम आपको बना के दिखाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर में ही आप देखते हो कि फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फोटो सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, और प्लस आपके जो पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक, वो भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कराते हैं। समझ में आया? तो इस क्लोरोप्लास्ट जो है, इसमें आप देखते हो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि बाद में जब आप C3 एंड C4 पढ़ोगे तो वहाँ पे आप स्टोमा का भी काम देखोगे कि स्टोमा में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, और फिर आपके जो थाइलाकॉइड्स हैं उसमें भी चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ओवरऑल हम क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब देखिए, स्टोमा जो है वो जेली लाइक प्रोटीनिशियस फ्लूइड होती है, प्रोटीन से भरपूर एक फ्लूइड होती है, और यहाँ स्टोमा में आपको DNA एंड राइबोसोम दिखाई देता है। हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना DNA होता है और राइबोसोम होता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना DNA एंड राइबोसोम होता है। ठीक है, उसके बाद दे हैव एंजाइम जो कि शुगर बनाते हैं, डेट इज़ आवर ग्लूकोज। इनके पास एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। थाइलाकॉइड की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में, और डिस्क क्वाइन के जो सिक्का होता है उसके तरह ये दिखाई देते हैं, और ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, जिसके वजह से जितने भी लीव होती हैं वो ग्रीन होती हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो आपको ग्रीन कलर जो है वो देता है। ओके, ग्रैना की बात करें तो ग्रैना थाइलाकॉइड जो है उनको एक के ऊपर क्वाइन की तरह बंडल में रख दो तो वो आपका ग्रैना स्ट्रक्चर बन जाता है। वैसे ही स्टोमा लैमिला जो कि कनेक्ट करते हैं दो थाइलाकॉइड को। इसके अलावा थाइलाकॉइड का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, अभी हम आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें आप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखोगे जो कि थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन, हमने बताया था ना ये थाइलाकॉइड है तो इसका ये मेम्ब्रेन जो है, इसमें जो है वो फोटोसिंथेटिक जितने भी आपके पिगमेंट्स होते हैं, जो यूनिट्स होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कराते हैं। अगर हम थाइलाकॉइड की बात करें, देख लीजिए पहले एक ये स्ट्रक्चर हमने आपको भेजा था टेलीग्राम पे कि इसको देख के आना, पढ़ के आना। देखो, दिस इज लाइक अ लीव, तो हम लीव को क्या करते हैं ना, बीच में से डाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एकदम पतला बीच में से डाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि एक नीचे की साइड होती है और एक ऊपर की साइड होती है, और बीच में आप देखते हो क्लोरोफिल। ये जो पार्ट है, वेट, ये जो पार्ट है दिस इज योर क्लोरोफिल। ठीक है, ये पूरा ऐसे फैला होता है, इन दोनों के बीच में सैंडविच की तरह ये क्या होता है, भरा होता है। अब इस क्लोरोफिल में आप देख रहे हो कि इधर से वाटर आ रहा है। देखो, क्लोरोप्लास्ट लाइट जो है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। वाटर एंटर करता है लीफ में, देखो ये वाटर आ रहा है, वाटर एंटर कर रहा है जो कि क्लोरोप्लास्ट के पास जा रहा है। लाइट एनर्जी सूर्य से क्लोरोप्लास्ट के पास जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेचर से स्टोमेटा के, क्योंकि स्टोमेटा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से जो CO2 एंड ऑक्सीजन होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, तो इस स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। ठीक है,
तो इन कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, क्लोरोफिल ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बाद सनलाइट भी आ गई, तो अब तो हमारा जो ग्लूकोज है वो बनेगा ही बनेगा। तो शुगर जो यहाँ पर है लीफ में वो बन जाता है और मस्त इनका जो खाना है वो आराम से बनता रहता है। ठीक है, जो हमारे लीफ हैं उसमें खाना जो है वो बनता रहता है। तो आपको पता चला कि क्लोरोफिल पहले से ही है। वाटर आप देख रहे हो कि वाटर जो है वो हमारे रूट से आ जा रहा है। ठीक है, ये वाटर मान लो रूट से आ गया, ये एनर्जी यहाँ सन से आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से आ गए, तीनों मिला करके जो खाना है वो मस्त अपना जो लीफ है उसमें बना देते हैं। तो दिस इज व्हाट द फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एंड दिस इज व्हाट द रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फोटो सिस्टम की, तो फोटो सिस्टम सबसे पहले पाया कहाँ जाता है? तो फोटो सिस्टम हमारे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। हमने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था क्लोरोप्लास्ट का, और ये जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था कि हमने देखा सबसे पहले मैट्रिक्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ठीक है, क्या होती है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो दिस इज द इनर लेयर एंड इसके ऊपर एक और लेयर होती है जो कि है आउटर लेयर। ठीक है, और फिर हमने इसमें देखा था, ये तो येलो वाला पार्ट हमारा स्ट्रोमा हो गया, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीनेशियस नेचर में होता है। सेकेंड, हमने एक ऐसे क्वाइंट शेप का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसका नाम था थाइलाकॉइड। और जब हमने पढ़ा कि उस थाइलाकॉइड को हम स्टैक्स में रखते हैं, हम ऐसे रखते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उसे हम बोलते हैं ग्रैना। क्या बोलते हैं? ग्रैनम। तो ग्रैनम जो होता है उसे हम बना लेते हैं, तो यहाँ पर होगा ग्रैनम। ठीक है, और ये ग्रैनम्स काफ़ी सारे होते हैं हमारे एक क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और इन ग्रैनम को जोड़ता कौन है साथ में? तो लैमेला। जो हमारा लैमेला होता है, इंटरजेक्शन जंक्शन भी हम इसे कहते हैं, ये क्या करते हैं? एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से ये जोड़ते हैं। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए एक और हम यहाँ बना दें, तो ऐसे ये स्टैक्स में क्या होंगे? ये पाए जाएंगे। तो ये आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हो, जहाँ पर ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, दिस इज योर ग्रैनम एंड द होल जो हमारे येलो वाला पार्ट है डेट इज स्ट्रोमा, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द लैमेला या इंटरजंक्शन भी आप इसे कह सकते हो। और अगर हम एक इसकी बात करें, देखिए अगर हम एक इस स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज द व्हाट? थाइलाकॉइड। अब हम थाइलाकॉइड जो है उसकी मेम्ब्रेन पे पढ़ेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि अगर हम बात करें तो सेल में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड एंड थाइलाकॉइड में थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, यहाँ पर आप देखते हो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। क्या बोला हमने? हमने आपसे ये बोला कि शेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल में क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और इस क्लोरोप्लास्ट में आप क्या देखते हो? व्हाट? आप देखते हो थाइलाकॉइड। ठीक है, क्या देखा आपने? थाइलाकॉइड। एंड थाइलाकॉइड में फिर आप देखते हो क्या? थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन, मतलब एक मेम्ब्रेन आप लिखो, इनर मत लिखो। ठीक है, तो थाइलाकॉइड में आप देखते हो मेम्ब्रेन, जहाँ पर जितने भी कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, जितने भी पार्ट चाहिए, वो सब हमारे थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि थाइलाकॉइड अकेले तो प्रेजेंट है नहीं हमारे क्लोरोप्लास्ट में, वो किस में प्रेजेंट है? स्टैक्स में प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है। तो हमें अगर इसके मेम्ब्रेन के बारे में पढ़नी होगी तो हम आपसे सबसे पहले बता दें कि दिस इज योर वन थाइलाकॉइड। ठीक है, दिस इज द सेकेंड थाइलाकॉइड, दिस इज द थर्ड थाइलाकॉइड एंड दिस इज द फोर्थ थाइलाकॉइड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये अलग अलग थाइलाकॉइड है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, जो कि स्टैक्स में लगे हुए हैं। और इनकी जो ये वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, लाइक देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, या आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई भी इनकी मेम्ब्रेन अगर आपने उठा ली, जैसे ये बना रहे हो, तो ये वाला जो मेम्ब्रेन पार्ट है, यहाँ पर आप देखते हो कि काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के वो यहीं पर होते हैं। और एक और बात हम आपको बता दें, एक होता है हमारे, जब हम थाइलाकॉइड देखते हैं तो एक होता है एप्रेस्ट। ठीक है, एक पार्ट होता है एप्रेस्ट का और एक पार्ट होता है नॉन एप्रेस्ट का। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा थाइलाकॉइड रखा हुआ है कहाँ पर?
तो मान लीजिए कि ये थाइलाकॉइड रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? स्ट्रोमा में, ठीक है, इसके इर्द गिर्द पे स्ट्रोमा है। ओके, दिस इज द स्ट्रोमा। तो जो पार्ट ना स्ट्रोमा में एक्सपोज्ड होता है, लाइक दिस पार्ट, दिस एंड दिस, जो पार्ट हमारे स्ट्रोमा में, ठीक है, जो पार्ट हमारे थाइलाकॉइड का स्ट्रोमा में क्या होता है? एक्सपोज्ड होता है, खुला हुआ नजर आता है। मतलब ये कि स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन क्या होती है? चिपकी हुई होती हैं। उस पार्ट को हम बोलते हैं क्या? उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड। क्या बोलते हैं? नॉन एप्रेस्ड, ठीक है, नॉन एप्रेस्ड। और जो पार्ट एक्सपोज्ड नहीं होता है स्ट्रोमा में और एक दूसरे मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं, लाइक ये फर्स्ट थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन जो है वो सेकंड से जुड़ी है, सेकंड की थर्ड से, थर्ड की फोर्थ से। तो मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन जो जुड़ी हुई होती है और स्ट्रोमा में एक्सपोज नहीं होती है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं एप्रेस्ड। तो ये आज हमारे काम नहीं आएगा, लेकिन जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन को दो उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। एक है एक्सप्रेस्ड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन और एक है नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। एप्रेस्ड पार्ट क्या होता है? ऐसा पार्ट जो कि स्ट्रोमा में एक्सपोज्ड नहीं है और वो मेम्ब्रेन दर मेम्ब्रेन क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन नॉन एप्रेस्ड पार्ट वो पार्ट है जो कि स्ट्रोमा में क्या है? एक्सपोज्ड है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये हम आपको एक चीज़ बताते हैं, समझिएगा। ये एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड का कॉन्सेप्ट हमने क्यों बताया है, इसको समझिए। जब हम PS1 PS2 देखते हैं, अच्छा एक मिनट, लेट मी डू वन थिंग। हम ना इसको ऐसे ही लिख करके छोड़ते हैं कि ये है हमारा नॉन एप्रेस्ड पार्ट, ठीक है, जैसा हमने आपको पढ़ा दिया, क्योंकि ये क्या है? एक्सपोज्ड है। और ये है हमारा एप्रेस्ड पार्ट, ठीक है। अभी हम पहले थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद आपको बताएंगे कि ये नॉन एप्रेस्ड एंड एप्रेस्ड का क्या क्या, भाई इसकी कोई स्पेशलिटी होगी तभी तो इसका नाम रखा गया है। तो ये तो समझ में आ गया कि स्ट्रोमा में जो मेम्ब्रेन एक्सपोज्ड है हमारे थाइलाकॉइड के, उसको नॉन एप्रेस्ड बोल रहे हैं और जो नहीं है उसे एप्रेस्ड बोल रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों पे एक बहुत स्पेसिफिक यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन समझो। हमने बोला कि स्टैक्स में थाइलाकॉइड है, तो हम थाइलाकॉइड की ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसके बारे में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। जब हम इस मेम्ब्रेन को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले आप मेम्ब्रेन बनाओ, क्योंकि हमें मेम्ब्रेन पढ़नी है तो हमें क्या करना होगा? थोड़ा मोटा मेम्ब्रेन बनाना पड़ेगा, जिससे कि सभी के सभी जो इसके कॉम्पोनेंट है वो यहाँ पर हम आपको दिखा सके। सबसे पहले आपने क्या बना ली? एक मेम्ब्रेन बना ली। दिस इज व्हाट? दिस इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो दो फोटो सिस्टम। क्या देखते हो? दो फोटो सिस्टम देखते हो, जिसका पहला नाम है PS2 एंड एक होता है PS1। PS2 पहले देखते हो एंड PS1 आप बाद में देखते हो, ठीक है। तो ये क्या है? PS2। ये क्या है? PS2, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज PS1। ऐसे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ये दोनों फोटो सिस्टम जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये जो PS1 एंड PS2 है, इनके बीच में एक रिएक्शन सेंटर होता है। क्या होता है? एक रिएक्शन सेंटर होता है, जहाँ पर जो लाइट आती है सनलाइट से वो यहीं पर आकर के एब्जॉर्ब होती है, इसी रिएक्शन सेंटर पे। तो ये क्या है आपका? दिस पार्ट इज, ये जो है आपका, ये है रिएक्शन सेंटर, ठीक है। क्या है ये? रिएक्शन सेंटर है। यहाँ पर आप देखते हो कि जो हमारा PS1 है वो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है इसमें पाया जाता है, वो पिगमेंट यहाँ पर कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? PS1 में एब्जॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर का, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें PS2 की, तो PS2 में जो क्लोरोफिल होगा वो एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ को। और हमने आपको कल पढ़ाया था कि जो हमारा ब्लू एंड रेड रीजन होता है, दे आर दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइट एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम जो हमने आपको पढ़ाया था, उसमें यही बताया था कि ब्लू एंड रेड लाइट जो है उसको हमारे जो फोटो सिस्टम है जो है वो उसे क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई हमारी लीव्स या कोई भी पार्ट जो है वो ग्रीन दिखाई देता है। तो
जो 680 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर है, ये जो आपकी रेंज है, इस रेंज में ब्लू एंड रेड लाइट ही आते हैं, तो उसी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो PS1 एंड PS सेकेंड का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि PS1 एंड PS सेकेंड जो है वो रिएक्शन सेंटर उनके बीच में एक पाया जाता है, जहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट जो है हमारे PS1 में 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। वहीं PS सेकेंड में अगर बात करें तो 680 नैनोमीटर की जो लाइट की वेवलेंथ होती है, उसे हमारा PS सेकेंड जो है उसमें रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ओके, ये चीज़ समझ में आया। फिर देखिए, फिर यहाँ पर आप देखते हो काफ़ी सारे मोबाइल कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कराते हैं हमारे फोटो सिस्टम्स में। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर मोबाइल कैरियर्स। ठीक है, पहला मोबाइल कैरियर यहाँ पर हम बनाते हैं ब्लू कलर से। ये जो मोबाइल कैरियर है इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, देखिए पहला नाम है प्लास्टोसाइनिन, ये पहला मोबाइल कैरियर है। ठीक, फिर दूसरा मोबाइल कैरियर जो है, ये रहा हमारा दूसरा मोबाइल कैरियर, जिसका नाम है प्लास्टोक्यूनॉन। ठीक है, क्या नाम है? प्लास्टोक्यूनॉन। देखिए प्लास्टोक्यूनॉन। ओके, ये नाम आपको आगे दिखेंगे, लेकिन हम बस डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, आप अच्छे से देख लो। एंड द थर्ड वन दैट इज आवर फेरोडॉक्सिन। ये क्या हो गए? ये वाला जो पार्ट है, दिस वन इज द फेरोडॉक्सिन। ओके, ये हो गए फेरोडॉक्सिन। ये मोबाइल कैरियर्स जो हैं ये इसी तरीके से प्रेजेंट होते हैं। फिर आप इन्हीं मोबाइल कैरियर्स को ना आप ऐसे देखोगे कि ये यहाँ भी प्रेजेंट हैं, इधर भी प्रेजेंट हैं। फिर सेम आप देखोगे, सेम आप यहाँ पर सेम चीज़ इधर देखो। ठीक है, ऐसे इधर भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये मोबाइल कैरियर्स हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो है उसको कराते हैं। तो ये क्या हो गए? दे आर द मोबाइल कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन जो हमारा PS सेकेंड है एंड PS1 है। तो PS1 एंड PS सेकेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो यही कराते हैं, जिसके वजह से जो कोऑर्डिनेशन है हमारे फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 का, वो बहुत ही अच्छे से बरकरार रहता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने PS सेकेंड PS फर्स्ट पढ़ा, मतलब कि हमने फोटो सिस्टम अपने थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा क्या? साइटोक्रोम BF, जिसमें आप देखते हो इन मोबाइल कैरियर्स को। ठीक है, ये जो है आपके मोबाइल कैरियर्स, दे आर एक्चुअली व्हाट? दे आर एक्चुअली साइटोक्रोम, जो कि प्रोटीन कैरियर्स होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। जैसे हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि ETS में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा था? ETS में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा था? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो थे वही करा रहे थे। कौन थे वो? साइटोक्रोम। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्यूनॉन, फेरोडॉक्सिन, दे आर व्हाट? दे आर द साइटोक्रोम। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये होता है साइटोक्रोम का, साइटोक्रोम BF। तो ये हमने पढ़ लिया कि हमारे थाइलाकॉइड में फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, जो कि दो तरीके से है, PS1 PS सेकेंड, एंड एक हमने पढ़ लिया साइटोक्रोम। फिर इसमें प्रेजेंट क्या होता है? फिर इसमें प्रेजेंट होता है हमारा CF। क्या प्रेजेंट होता है? CF प्रेजेंट होता है। अब ये CF क्या है भाई? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बना दें, हमने ये बनाया। ठीक है, और फिर बीच में हमने यहाँ पर बना दिया था प्लास्टोक्यूनॉन। ठीक है, फिर हम बनाते हैं CF, जो कि होता है कपलिंग फैक्टर। क्या होता है भाई? ये होता है कपलिंग फैक्टर। ओके, ये आपको दोनों किनारे पर दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से। ये आपको कुछ इस तरीके से कपलिंग फैक्टर्स जो हैं ये दिखाई देते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। एंड ये क्या करते हैं? ये ATP का प्रोडक्शन करवाते हैं जब फोटो सिस्टम लाइट रिएक्शन कर रहा होता है तब। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ATP प्रोडक्शन। ओके, समझ में आया? तो ये क्या है? दिस इज CF पार्टिकल, जिसको हम कपलिंग फैक्टर बोलते हैं। और ये होमोलॉगस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल की तरह। और F1 पार्टिकल वहाँ पे क्या कर रहा था? ADP को फॉस्फोराइलेट करके ATP में कन्वर्ट कर रहा था, मतलब कि ATP का फॉर्मेशन कर रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था। वैसे ही यहाँ पर जो कपलिंग फैक्टर है, CF फैक्टर है, वो भी क्या करता है? ATP का प्रोडक्शन करता है। समझ गए? फिर देखो, फिर यहाँ पर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसका नाम है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर।
जहाँ पर जो लाइट होती है उसको क्या किया जाता है, वहाँ लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर में ना एंटीनाज होते हैं जो कि लाइट को रिसीव करते हैं और फिर फोटो सिस्टम को वो उस लाइट को दे देते हैं। ठीक है, तो जब वो फोटो सिस्टम को इस लाइट को दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये फोटो सिस्टम के पास ही प्रेजेंट होंगे। तो कहाँ हम बनाएंगे इसे, फोटो सिस्टम के नज़दीक बनाएंगे। कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये हो गए हमारे LHC। ठीक है, देखिए ऐसे ये दोनों ही फोटो सिस्टम के पास क्या है, प्रेजेंट है LHC, जो कि है लाइट हार्वेस्टिंग अपने सेंटर। ठीक है, तो लाइट आती है और ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं लाइट को, फिर रिएक्शन सेंटर पे लाइट आती है, फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास, और फिर ये पूरा का पूरा एक सिस्टम चलता है जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे। आज हमारा मेन स्ट्रक्चर है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन को अच्छे तरीके से जानना, फिर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ा है। एक बार अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम पाया जाता है, जो कि काफ़ी सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। जब आप फोटो सिस्टम देखोगे तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक बीच में रिएक्शन सेंटर होता है और किनारे किनारे काफ़ी सारे हमारे पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक। काफ़ी सारे फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं, ऐसे पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में लाइक क्लोरोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, फाइकोबिलिन हो गया, ये सब आप देखते हो। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 जो है इसे हम P700 भी कहते हैं। यहाँ पर P का मतलब क्या होता है, पिगमेंट। ठीक है, यहाँ पर P का मतलब पिगमेंट होता है, मतलब कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो 700 की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है। कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए लाइक फोटो सिस्टम का अगर हम आपको अच्छे तरीके से एक बताएं तो मान लीजिए कि यहाँ पर रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द लेट्स टेक एन एग्जांपल कि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। वैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया क्लोरोफिल। ओके, अब ये जो क्लोरोफिल का ग्रुप है, क्लोरोफिल का ग्रुप है, होता क्या है कि जो रिएक्शन सेंटर बीच में बना हुआ है, ये जो रिएक्शन सेंटर बीच में बना हुआ है, वेट, ये जो रिएक्शन सेंटर बीच में बना हुआ है, लाइट जो होती है एक्चुअली में यहीं पर एब्जॉर्ब होती है। तो PS जो हमारा 1 है, इसमें जो 700 वेवलेंथ, 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है, जो लाइट इस कैटेगरी में आएगी वही हमारे PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है उसे एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो जो रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो लाइट पड़ेगी तो वो एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। तो वो एक्साइटमेंट जो है फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि ये इस ऐसे क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ऐसे ट्रांसफ़र होगा एक से दूसरे पे, एक से दूसरे पे ऐसे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र होने लगेगा, जो कि हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। आपको अभी याद रखना है कि PS1 जो है इसे हम P700 भी बोलते हैं, क्योंकि 700 नैनोमीटर की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। बेस्ट एक्टिवेटेड विथ लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। देन द रिएक्शन सेंटर जो यहाँ पर होता है क्लोरोफिल का, वो लार्जेस्ट प्रेजेंट होता है हमारे सेंटर में। सबसे ज़्यादा जो बड़ा क्लोरोफिल का पार्टिकल होता है उसी को हम देखते हैं कि वो रिएक्शन सेंटर का काम करता है इन द सेंटर। फिर वहीं कंट्रास्ट अगर हम PS सेकेंड की बात करें तो PS सेकेंड जो है वो बेस्ट एक्टिवेट होता है लाइट जो कि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की होती है, इसीलिए हम इसे P600 भी बोलते हैं। और यहाँ पर भी सेम क्लोरोफिल जो सबसे बड़ा होता है उसे रिएक्शन सेंटर बना दिया जाता है। ये बात कर ली हमने फोटो सिस्टम की। अब हमने पढ़ा LHC। LHC को हम लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर बोलते हैं, जहाँ पर लाइट क्या होती है, अच्छे से पूरी की पूरी तरीके से उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। रिसीविंग यहाँ पे एंटीनाज होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं नियर जो फोटो सिस्टम होता है उसके पास। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो लाइट है वो आ रहा है, यहाँ पर आपको LHC दिखेगा, दिस वन इज द LHC। ओके, दिस पार्ट इज LHC। ओके, ये वाला पार्ट जो है दिस पार्ट इज योर LHC। ओके, और इस LHC में क्या हो रहा है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। इस LHC में पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, जो कि लाइट को क्या कर रहे हैं, अपने तरफ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये लाइट एक पिगमेंट ने एब्जॉर्ब की, तो हमने आपको बताया कि जैसे ही लाइट आती है वैसे ही वो बड़े एक्साइटेड मोड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी एनर्जी को कम भी करना होता है। तो जैसे जैसे वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे पे फिर तीसरे पे जो पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं लाइक क्लोरोफिल, उस पे वो बढ़ते जाते हैं और हमारे बीच में सेंटर
जो बीच में हमारा सेंटर वाला रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है, वहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पर ये अपनी एक अच्छे से स्टेबलाइज एनर्जी में हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ आपको पढ़नी है कि लाइट आ रही है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है उस लाइट को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, देन वो फोटो सिस्टम को उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर वो फोटो सिस्टम में जैसे ही जाता है उसके जो रिएक्शन सेंटर हैं उनके पास लाइट पहुंचती है। वहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन जो हमें लाइट से मिल रही है उसे वो क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर माई पॉइंट? ठीक है, यही देखिए, दिस वन इज योर थाइलाकॉइड के अंदर वाला पार्ट। ठीक है, दिस वन इज योर थाइलाकॉइड ल्यूमेन, दिस वन इज द स्ट्रोमा। ठीक है, दिस वन इज द स्ट्रोमा एंड बीच में आप देखते हो क्या, बीच में आप देखते हो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जहाँ पर फोटो सिस्टम एंड ऑल सब कुछ प्रेजेंट है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम एक थाइलाकॉइड बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से देखेंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, तो थाइलाकॉइड का ल्यूमेन ये है, अंदर का जो पार्ट है ये थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है। ठीक है, ये थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है। और थाइलाकॉइड के बाहर का जो पार्ट है वो क्या है, वो तो स्ट्रोमा है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये स्ट्रोमा है, और बीच वाला जो हम पढ़ रहे हैं वो है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो थाइलाकॉइड में आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, LHC पढ़ा, फोटो सिस्टम पढ़ा। अब मोबाइल कैरियर्स की बात करें, जैसा हमने साइटोक्रोम को आप बताया साइटोक्रोम के बारे में, तो साइटोक्रोम BF जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपको एक FES सेंटर मिलेगा, एक पॉलीपेप्टाइड मिलेगा, एक साइटोक्रोम F मिलेगा एंड 2 साइटोक्रोम B563 मिलेंगे। अब देखो, दोनों ही जो फोटो सिस्टम हैं और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको जोड़े रखने का काम मोबाइल कैरियर करता है। जो हमारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है और जो बोथ हमारे फोटो सिस्टम्स हैं, इन दोनों को जो जोड़ने का काम है वो हमारा, ये एरो नहीं होगा, ये बस नॉर्मली एक इस तरीके से बना होगा। ठीक है, ये नॉर्मली ऐसे बना होगा। इन दोनों को बैलेंस कोऑर्डिनेट करने के लिए मोबाइल कैरियर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें प्लास्टोक्यूनॉन, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन एंड फेरोडॉक्सिन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शनिंग बिटवीन बोथ फोटो सिस्टम, जो कि आपकी नेक्स्ट लाइन है। ओके, समझ गए आप? उसके बाद देखिए CF पार्टिकल, जिसको कि हम ATP सिंथेटेज भी कहते हैं, क्योंकि ये ATP का प्रोडक्शन करते हैं। इन्हें हम कपलिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ये होमोलॉगस होते हैं, मतलब कि ये मिलते जुलते होते हैं हमारे F1 पार्टिकल, जो कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में ETS साइकिल पे देखा था। कहाँ देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। तो F1 पार्टिकल की तरह ये मिलते हैं, और हमने पढ़ा है कि F1 पार्टिकल भी ATP प्रोडक्शन का काम करता है। तरह मिलता जुलता है, तो ये भी क्या करेगा, ATP का प्रोडक्शन करेगा हमारे फोटोसिंथेसिस के दौरान। अगर वो ATP का प्रोडक्शन नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, बिकॉज एसिमिलेटरी पावर ATP and NADPH they both are very important for photosynthesis। बिना एनर्जी के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो जो हमारा ATP का प्रोडक्शन है, ये जो CF पार्टिकल, जो कि दोनों ही साइड पे थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे आपने देखा इस तरीके से बना हुआ, ये क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ATP प्रोडक्शन के लिए। और हमने जब आपको इनर मेम्ब्रेन वाला पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया का, तो हमने ये F1 पार्टिकल देखा था इस तरीके से, और ये हमारा CF पार्टिकल है। CF जो है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, और F1 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट था। ठीक है, दोनों का काम एक ही है कि दोनों ही ATP की क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ATP का जो है उत्पादन करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ओके, अच्छा, हमने अब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की बात कर ली, जहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार हम रिवाइज कर दें आप लोग के लिए। हमने पढ़ा फोटो सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर हमने PS1 पढ़ा, ठीक है, हमने PS1 पढ़ा एंड हमने PS सेकेंड पढ़ा। फिर हम बात कर लें LHC लाइट हार्वेस्टिंग कंप्यूटर पढ़ा, देन हमने CF पार्टिकल पढ़ा, एंड देन उसके अलावा साइटोक्रोम भी पढ़ा, जिसमें हमने मोबाइल कैरियर्स भी देखे। ठीक है, ये सारा चीज़ हमने थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे अच्छे से समझ लिया। ठीक है, कि 2 फोटो सिस्टम प्रेजेंट हैं, ओके, और फिर यहाँ पर 2 ऐसे CF पार्टिकल प्रेजेंट हैं, और उसके बाद बीच में कैरियर्स प्रेजेंट हैं, ओके, एंड कैरियर्स के अलावा यहाँ पर LHC क्या है, ये भी प्रेजेंट है। तो ये फोटो सिस्टम के पास LHC प्रेजेंट है, एंड दे बोथ फोटो सिस्टम हैव देयर रिएक्शन सेंटर इन देयर सेंटर। तो यहाँ पर इनका हमने
रिएक्शन सेंटर भी पढ़ा। तो दिस इज योर व्हाट, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, अच्छा, इसके बाद अब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है इन्हें हम प्रकाश संश्लेषण रंग द्रव्य भी कहते हैं। हिंदी वाले बच्चों आप लोग टेंशन नहीं लेना, इसका हिंदी का जस्ट स्लाइड हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। ओके, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं दे आर क्लासिफाइड इन देयर 3 ग्रुप। पहला है क्लोरोफिल जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन लाइट के लिए। दूसरा है कैरोटीनॉइड जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रेडिश एंड जो हमारा ऑरेंज ब्राउन कलर हो गया इसके लिए। एंड फाइकोबिलिन, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर जितने भी आप कलर्स देखते हो उसके लिए। ठीक है, तो क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड फाइकोबिलिन आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्लोरोफिल जो है वो आगे आपको काफ़ी सारे टाइप्स के दिखेंगे। क्लोरोफिल ए दिखेगा, क्लोरोफिल बी दिखेगा, ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो कि हमारे बैक्टीरिया में पाया जाएगा। जितने भी ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजनिक जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें पाया जाएगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि जो क्लोरोफिल ए एंड बी है दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही आपको ज़्यादातर दिखाई देते हैं क्लोरोफिल के अंडर में। आपको क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है काम करने के लिए। ओके, तो हम क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के बारे में पढ़ेंगे। कैरोटीनॉइड में आप कैरोटीन देखते हो एंड कैरोटीनॉल देखते हो। कैरोटीन में आपको बीटा याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, बीटा कैरोटीन। एंड कैरोटीनॉल में आपको जैंथोफिल याद रखना है, अभी आगे आपको हम पढ़ाएंगे। फाइकोबिलिन में आप फाइकोइराइथ्रीन, फाइकोसायनिन एंड एलोफायोसाइकनिन जो है, एलोफाइकोसायनिन जो है, इसे आपको याद रखना है। तो हमने यही पढ़ा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड फाइकोबिलिन। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल जो बी है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैरोटीनॉइड जो है वो फर्दर क्लासीफाई है कैरोटीन एंड कैरोटीनॉइड में, कैरोटीनॉल में। एंड फाइकोबिलिन जो है वो फाइकोइराइथ्रीन, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसायनिन जो है इसमें फर्दर क्या है, ये अपना डिफ्रेंशिएट है। तो दिस इज़ फॉर यू माई हिंदी स्टूडेंट, ठीक है, जो हिंदी में पढ़ते हैं और जिन्हें हिंदी में नोट्स बनाना होता है, तो दिस इज़ फॉर यू ऑल। नो टॉक अबाउट द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमने आपको बताया कि ये ग्रीन कलर पिगमेंट होते हैं, मतलब कि आपको ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करेंगे। जिस भी पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो ग्रीन कलर का आपको दिखाई देगा। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज आपका जो लीफ होता है वो, उसमें भर भर के क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई जो आपकी लीफ होती हैं वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। अच्छा, क्यों ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं? क्योंकि वो ग्रीन लाइट को क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। और एब्जॉर्ब किसे करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी रेड एंड ब्लू लाइट को। किसने आपको ये बताया, किस साइंटिस्ट ने आपको ये बताया कि जो रेड एंड ब्लू लाइट है वो ग्रीन जो पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के वो उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं एंड ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं? किस साइंटिस्ट ने बताया? आपको ये बताना है, कमेंट करके जल्दी से बताइए, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। ओके, क्लोरोफिल जो है ये सेंट्रल रोल प्ले करता है फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश संश्लेषण है, उसमें ये अहम रोल निभाता है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो आप फोटोसिंथेसिस होते हुए नहीं देखोगे। मोस्ट एबंडेंट ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे लीफ में। क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी, जो लीफ की क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आप क्लोरोफिल देखते हो। क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड जो हमने पढ़ा, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड फाइकोबिलिन। तो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड जो होते हैं दे बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं, इस चीज़ को याद रखना। फिर क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी दिखाते हैं जिसको हम प्रतिदीप्ति कहते हैं, ये हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये मैग्नीशियम कंटेन करते हैं, इनके स्ट्रक्चर देखोगे तो बीच में मैग्नीशियम होगा सेंटर में। ओके, एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो क्लोरोफिल कराते हैं वो सबसे ज़्यादा रेड एंड ब्लू लाइट में कराते हैं एंड इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 680 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। क्लोरोफिल पिगमेंट appears green because it reflect green light and absorb other wavelength of light like red and blue light। क्लोरोफिल जो हमारा रंग द्रव्य है ये हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरी रोशनी को प्रतिबिंबित करता है और लाल और नीली रोशनी जैसे अन्य तरंग द्रव्य को रोशनी को अवशोषित करता है, मतलब कि एब्जॉर्ब करता है। देखिए ये क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, एक वाइट लाइट जो है वो 7 विबग्योर कलर में क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। और फिर उसमें से जो रेड लाइट है और जो ब्लू लाइट है ये एब्जॉर्ब हो जा रही है एंड ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। दैट्स वाई आपकी आंखों से ये जो आप पत्ता देखते हो ये आपको ग्रीन दिखाई देता है, ओनली बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रीन लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम द सनलाइट। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई। देखिए बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होते हैं वो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरियोफिल कंटेन करते हैं।
ये जो होता है ना, ये लॉन्गर वेवलेंथ जो कि हमारे क्लोरोफिल 680 से 700 नैनोमीटर तक कर रहे हैं एब्जॉर्ब, जो कि रेड एंड ब्लू है, उसके ऊपर की जितने भी रेंज होंगे नैनोमीटर्स में, उनके ऊपर जो लाइट की वेवलेंथ होगी उसे हमारे बैक्टीरियोफिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं। जैसा हमने आपको बोला कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी को कवर करेंगे। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। दोनों को ही रट लेना और कल हमें कमेंट में ये आंसर ना मिलना चाहिए। या फिर देखो, इतनी मेहनत हम आप लोग के लिए कर रहे हैं ना, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, आपको 5-5 बार क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की जो फॉर्मूला है ना उसे कमेंट में लिखना है। प्लीज़ लिखो, हम बहुत मेहनत करते हैं ना स्लाइड बनाने के लिए, तो थोड़ी सी टाइपिंग तुम भी कर लो और 5-5 बार क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का जो फॉर्मूला है उसे लिखो कमेंट बॉक्स में, जिससे तुम्हें याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन नॉट टेल यू कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg एंड क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला होता है C55H70O6N4Mg। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो होता है वो पाया जाता है, एंड द मैग्नीशियम इज हियर। ओके, दोनों में ही देख रहे हो, तो मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है। हमारा क्लोरोफिल ए जो है वो मात्रा में, अगर हम कंपेरेटिवली बात करें क्लोरोफिल बी के, तो यहाँ देखते हैं कि क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा होता है और जो हमारा क्लोरोफिल है बी है वो कम होता है, छोटा होता है मात्रा में। ठीक है, ये एसेंशियल फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब कि क्लोरोफिल ए अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो ये एसेंशियल है। लेकिन जो क्लोरोफिल बी है ये एसेसरी है, मतलब कि ये केवल से केवल सहायता करेगी। जैसे मान लो कि आपके क्लास में प्रेजेंटेशन है और उसके लिए कैप्टन बनाया गया है, आप 3 लोगों का ग्रुप है, तो कोई मान लीजिए कि नाम है रोहन, सोहन, मोहन। ठीक है, क्या नाम है? रोहन, सोहन, मोहन। तो जो सोहन है इन्हें कैप्टन बनाया गया है और इन्हीं को प्रेजेंटेशन जो है वो देनी है, लेकिन हेल्प आप दोनों को करनी है, जो कि हैं आपके मोहन और रोहन। तो जो आपके सोहन है अगर ये एब्सेंट कर गए तो प्रेजेंटेशन तो गया, आपके ग्रुप का प्रेजेंटेशन गया, खत्म हो गया, तो आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे। तो सोहन इज द एसेंशियल वन जो कि प्रेजेंटेशन देगा, लेकिन जो एसेसरी रोहन एंड मोहन है ये क्या है? ये एसेसरी है, इन्होंने केवल सहायता की है, इन्हें किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ये केवल से केवल सोहन की सहायता करेंगे, क्योंकि सोहन को जाकर के पोडियम पे क्या करना है? प्रेजेंटेशन देना है। तो सोहन इज द एसेंशियल वन एंड रोहन एंड मोहन इज द व्हाट? एसेसरी वन, जिन्होंने केवल सहायता की है। ये केवल सहायता कर सकते हैं, ये मेन रोल नहीं निभा सकते हैं, ये जाकर के प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं। ये केवल से केवल प्रेजेंटेशन बनवाने में आपके लिए हेल्प करेंगे, ये पोडियम पे जाकर प्रेजेंटेशन नहीं देंगे। सेम चीज़ है कि यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए है ये एसेंशियल होता है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, लेकिन क्लोरोफिल बी जो है इसकी बहुत ज़्यादा सहायता करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, कि क्लोरोफिल ए अच्छे से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर ले। ओके, क्लोरोफिल ए जो है वो लाइट को ट्रैप करता है सनलाइट से। ठीक है, ट्रैप करता है सनलाइट से। अच्छा, हम आपको एक चीज़ बता दें, आप लोग अभी इस चीज़ के लिए मत घबराना कि कौन किसको ट्रैप कर रहा है, लाइट कहाँ से आ रही है, कौन किसको पकड़ रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ भी अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप जो पूरे टर्म्स हैं उनको समझो, फिर एक अच्छे से बैलेंस वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में, जैसे हमने आपको सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाया था, हम वैसे ही आपको कोऑर्डिनेटेड वे में हम आपको फोटोसिंथेसिस भी पढ़ाएंगे। तो अभी आपको इस चीज़ पे नहीं ध्यान देना कि LHC लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है या रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब कर रहा है, अभी कुछ नहीं, केवल अभी टर्म्स क्लियर कर लो। उसके बाद फिर हम लोग आगे जो है वो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक कोऑर्डिनेटेड वे में पढ़ेंगे, तो फिर हम आपको वहाँ पर पूरा जो ये एक है ना, जो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको हम हलवा बना करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्लोरोफिल ए है ये लाइट को ट्रैप करता है, जो सोलर लाइट है उसे ट्रैप करता है, और जो हमारा क्लोरोफिल बी है ये स्पेक्ट्रम, जो लाइट की स्पेक्ट्रम होती है उसको ब्रॉड कर देती है। मान लो कि ब्लू एंड रेड लाइट आ रही है तो उसके स्पेक्ट्रम को क्या करेगी, जो उसका क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम, मतलब क्या, जैसे कि ये लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, ये लाइट ऐसे आ रही है, अब नहीं आएगी, पता है इसमें ग्लिच हो जाता है। देखो, रेड लाइट मान लो कि ऐसे आ रही है, तो जो हमारा क्लोरोफिल बी है, ठीक है, वो क्या करेगा, इस लाइट के स्पेक्ट्रम को ना ऐसे बड़ा कर देगा। ठीक है, जिसके वजह से जो क्लोरोफिल ए है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, और जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतना अच्छा हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए होगा। तो क्लोरोफिल ए जो है
तो क्लोरोफिल ए जो है ये सोलर एनर्जी, जो कि लाइट एनर्जी आपके सनलाइट से आ रही है, सूर्य भगवान से आ रही है, उसे ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी में। और सेम आपका जो क्लोरोफिल बी होता है वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, हमने बताया ना स्पेक्ट्रम ब्रॉड कर देता है, तो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफिल ए को वो जो लाइट होती है उसको दे देता है। हम कह रहे हैं ना अभी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे ऊपर बिलीव रखो और प्लीज़ घबराना नहीं कि कौन क्या रिसीव कर रहा है, कौन क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ आज केवल से केवल अपने जो टर्म्स हैं उसको क्लियर कर लो, हम आगे आपको पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। फिर देखो क्लोरोफिल ए जो है ये रिएक्शन सेंटर जो होता है वो हमारे फोटो सिस्टम का बनता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर है वो आपका क्लोरोफिल ए है। तो दिस इज सम डिफरेंसेज जो हमने क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के बारे में आपको बताया है। देखिए एक मिनट, ये हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, दिस वन, दिस पार्ट इज योर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को इस तरीके से आपको आपके सामने दिखाया गया है, जहाँ पर ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये है आपका व्हाट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इम्बेडेड इन द प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल है जो कि इम्बेडेड है, धसे हुए हैं हमारे व्हाट, मेम्ब्रेन में, और इसका फॉर्मूला आपको इतना लंबा चौड़ा है जो कि केवल से आपको याद करना है फॉर्मूला, ये सब आपको याद नहीं करना है, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग क्लोरोफिल बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए कैरोटीनॉइड क्या होता है, सेम लाइक हमारे क्लोरोफिल ये भी एक पिगमेंट है जो कि हेल्प करते हैं और कलर प्रोवाइड करते हैं। कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, पॉली आइसोप्रेनॉइड इनको मॉलिक्यूल बोला जाता है, स्ट्रक्चरली पॉली आइसोप्रेनॉइड बोला जाता है, कंजुगेटेड डबल रिंग्स इसमें, सॉरी डबल बॉन्ड जो है वो इसमें पाई जाती हैं। कैरोटीनॉइड लिपिड सॉल्युबल होते हैं लेकिन दे आर वाटर इनसॉल्युबल, जैसे क्लोरोफिल वाटर में घुलनशील नहीं था, पानी में घुलनशील नहीं था, वैसे ही कैरोटीनॉइड भी नहीं है, लेकिन कैरोटीनॉइड लिपिड में क्या होता है, अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है। और कैरोटीनॉइड जो है विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, लाइक अगर हम आपको बताएं तो बीटा कैरोटीन जो है, बीटा कैरोटीन जो है ये हमारे किसके लिए ये प्रिकर्सर होता है, ये हमारा जो विटामिन ए हमारे लीवर में होता है उसके लिए ये प्रिकर्सर का काम करता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट रोल कैरोटीनॉइड प्ले करता है फोटोडायनेमिक डैमेज में, जो कि होता है क्या, जब बहुत सारी लाइट्स आ जाती हैं, बहुत सारी लाइट भी एब्जॉर्व करना हमारे जो प्लांट है उसके लिए नुकसानदायक है। तो जब लीफ काफ़ी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एक्साइटमेंट में बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली, तो उससे भी बचना जरूरी होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को उनके असल जो उनकी रोल है उस पर लाना जरूरी होता है। तो इसीलिए ज़्यादा लाइट की एब्जॉर्प्शन ना हो, पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज ना हो, इस चीज़ का ख्याल हमारा कैरोटीनॉइड रखता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि फोटोडायनेमिक डैमेज। फोटोडायनेमिक मतलब क्या है कि बहुत सारे लाइट एनर्जी फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद कोई ऐसा डैमेज ना हो जाए हमारे क्लोरोप्लास्ट में, हमारे पूरे के पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इसीलिए जो कैरोटीनॉइड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से हम इसे स्कोवेंजर या क्वेंचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आराम से ये आपके प्लांट को बचा लेता है डैमेज होने से, ठीक है। फिर कैरोटीनॉइड जो है वो कैरोटीन एंड कैरोटीनॉल में देखा जाता है, ये अदर क्लासिफाइड है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कैरोटीन में बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल को याद रखना। और जेंथोफिल कैरोटीनॉल में आपको याद रखना है, कैरोटीनॉल का जो एग्जाम्पल जेंथोफिल है इसे आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन प्योरली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड इसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता है। वहीं अगर हम कैरोटीनॉल की बात करेंगे तो वहाँ पर आप ऑक्सीजन देखोगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड होते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पर होता है। इसका फॉर्मूला C40H56 होता है, और जो हम कैरोटीनॉल पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखोगे क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा C40H56O2। अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है इसीलिए आपको इस फॉर्मूला में भी ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कैरोटीनॉल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो सेम आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर नंबर जो कैरोटीन में है वही कैरोटीनॉल में भी होगा, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा हमारे कैरोटीनॉल में, तो O2 जो है वो जुड़ जाएगा बस इस फॉर्मूला में, तो वो कैरोटीनॉल बन जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारा कैरोटीन होता है, ये जो ऑटम जो होता है, जो पतझड़ का जो मौसम होता है, शरद ऋतु जो होता है, पतझड़ नहीं, जो शरद ऋतु होता है, उस टाइम पर जो पत्तियां पीले रंग की पड़ने लगती हैं, ये पीले रंग क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से आप देखते हो कि ऑटम सीजन में जो पत्तियां हैं वो पीले रंग, हरे से पीले में चेंज होने लगती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन, ठीक है। एग्जाम्पल है बीटा कैरोटीन एंड लाइकोपीन, ओके। ये देखो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। फिर इसके बाद करें कैरोटीनॉल की, तो कैरोटीनॉल जो होते हैं इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, सेम फॉर्मूला C40H
56 जो कि हमने कैरोटीन का देखा था, उसमें आप O2 जोड़ दो क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे होता है, बस इसी से डिफरेंस हो जाता है इनके स्ट्रक्चर में और ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑरेंज कलर, हमारे कैरेट में जो ऑरेंज कलर होता है उसके लिए ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका एग्जाम्पल है जैंथोफिल एंड ल्यूटीन। आई थिंक ब्राउन कलर जैंथोफिल प्रोवाइड करता है, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट सेइंग दिस कि आई थिंक कि जैंथोफिल जो है वो ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी ब्राउन कलर आप प्लांट्स में देखते हो आई थिंक वो जैंथोफिल देता है। फाइकोबिलिन की बात करें तो दे आर वाटर सॉल्युबल, लाइक जो हमारा क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड है वो क्या थे, वाटर इनसॉल्युबल थे, लेकिन फाइकोबिलिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलनशील है। ये एबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं हमारे रेड एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया में। ये ओपन कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ 4 पायरोल रिंग, इनका स्ट्रक्चर अगर बात करें तो ओपन कॉन्जुगेटेड सिस्टम पाया जाता है जिसमें 4 पायरोल की रिंग पाई जाती है। फाइकोबिलिन जो है वो लाइट हार्वेस्टिंग एसेसरी पिगमेंट होते हैं जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर के पास प्रेजेंट होते हैं। तो आपको फाइकोबिलिन समझ में आया कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग एसेसरी पिगमेंट हम इन्हें कहते हैं और ये इसी का काम करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये केवल से केवल आप देखोगे एल्गी एंड जो आपके साइनोबैक्टीरिया है वहीं पर, तो कंफ्यूज मत होना। प्लांट में हम सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ही देखेंगे, ठीक है, और फिर जो कैरेट है वहाँ पे हम कैरोटीनॉइड देखेंगे। प्लांट जो आपके हायर प्लांट्स हैं जिसमें आप नॉर्मली फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे वहाँ केवल से केवल आपको क्लोरोफिल से ही मतलब रखना है, कैरोटीनॉइड एंड फाइकोबिलिन से आपको नहीं कोई मतलब नहीं रखना है। ओके, देखिए 2 इंपॉर्टेंट फाइकोबिलिन है जो कि है फाइकोइराइथ्रोबिलिन एंड फाइकोसाइनोबिलिन, बस आपको यही याद रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो इफ़ आई समराइज द होल वीडियो आई कैन से दिस कि हमने क्लोरोफिल जो है उसके बारे में पढ़ा एंड हमने थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये पढ़ा कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिल होती है, सेल ऑर्गेनिल्स में से एक ऑर्गेनिल है क्लोरोप्लास्ट जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, थाइलाकोइड प्रेजेंट होता है, जिससे हमें मतलब होगा। थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर आपको फोटोसिस्टम दिखाई देता है, LHC दिखाई देता है, आपको CF पार्टिकल दिखाई देता है, साइटोक्रोम दिखाई देता है एंड उसके अलावा आपको क्या दिखाई देता है और क्या, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 जो है वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट है। फोटोसिस्टम 1 जो है वो आपका P700 कहलाता है एंड फोटोसिस्टम 2 जो है वो P680 कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा जहाँ पर हमने क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड फाइकोबिलिन पढ़ा। क्लोरोफिल में हमने पढ़ा क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C एंड D एंड E, ये सभी टाइप के क्लोरोफिल हैं एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी एक एग्जाम्पल है, जिसमें से आप क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B जो है वो सबसे ज़्यादा देखते हो यूज़ होते हुए। कैरोटीनॉइड में आप देखते हो कैरोटीन एंड कैरोटीनॉल। कैरोटीन में आपको बीटा कैरोटीन याद रखना है जो कि विटामिन A का प्रिकर्सर होता है लीवर में। कैरोटीनॉल में आपको जैंथोफिल याद रखना है। फाइकोबिलिन जो है वो केवल से केवल एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्लोरोफिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लोरोफिल की वजह से ही जो हमारे लीव्स होते हैं या जितने भी पार्ट हमारे ग्रीन दिखाई देते हैं प्लांट में वो ओनली बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल की प्रेजेंस से दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट स्पेक्ट्रम है उसमें से जो लाइट ग्रीन लाइट है उसे क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है एंड रेड एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती है अपना खाना बनाने के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट द समरी ऑल्सो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो भी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक्शन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे एज लाइक जो आपका सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं हम उन्हें ही कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो तो, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। एंड वन मोर थिंग इज़ कि जितने भी बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं कोई भी बच्चा आज बिना 5 बार क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B का जो फॉर्मूला है उसे लिखे बिना नहीं जाएगा। आप समझ जाना, बहुत मेहनत आपके लिए करते हैं, तो आप भी एक कमेंट जरूर कर सकते हैं और आप ही के फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए नहीं। तो आप सभी को क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B का जो फॉर्मूला है उसे 5 बार कमेंट में लिखना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, बस दिल खोल के हंसिए, ठीक है, मुस्कुराइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।